नॉवेल्स फॉर एवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है ज़ेस्त मौजे सबा है और इसकी राइटर है तंजीला रियाज। ये एक कंप्लीट नावल है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। ये नवंबर की एक खनक सुबह का नम मंजर था। ज़िंदगी कहीं कहीं बेदार होना शुरू हो चुकी थी। फजर की अजानो जमात हुए तकरीबन आध घंटा गुजर गया था। शाह खुर्शीद की नरमो गरम मेहरबान रूप अली किरणें अपनी बाहें फैलाए ज़मीन से मानका करने के लिए अपने मस्कन से निकल पड़ी थी। चुरिंद पुरिंद आंखें मलते अंगड़ाइयाँ लेते मेहनत मजदूरी के लिए चल पड़े थे। चार जानिब छाए सकूत को परिंदों की खिलखिलाती चहचहाती आवाज़ें तोड़ डालती तो अजीब फसू पैदा हो जाता, जो ना सिर्फ सुनने वालों को बल्कि देखने वालों को भी मसहूर कर रहा था। सुबह खेजी और चहलकदमी के बहुत से आदी लोग करीबी पार्क्स का रुख कर चुके थे। वो दोनों भी बहुत से दूसरे लोगों के साथ अपनी मखसूस जगह पर जॉगिंग के लिए पहुंच गए थे। वो 40-42 साल का सेहतमंद, तवाना और वजीह शख्स था। उसकी चाल में एक अजीब सा वकार था, ऐसा वकार जो बहुत कामयाब लोगों की चाल में दिखाई देता है। उसकी कन पट्टियों पर हल्की हल्की सफ़ेदी उसकी शख्सियत की कशिश में इजाफा कर रही थी। ग्रे लोअर और वाइट अपर में उसका तवाना वजूद उसे उसके पीछे आने वाले 19 साला लड़के से ज़्यादा मजबूत आसाब का मालिक जाहिर कर रहा था। वो लड़का स्याह रंग के ट्रैक सूट में मलबूस था। उसका रंग गंदमी और बाल स्याह थे। पहली दफ़ा देखने वालों को भी उसकी जॉगिंग की जानबूझकर की गई कम रफ्तार का अंदाज़ा हो जाता था। उसके कंधे झुके हुए थे। यूँ लग रहा था जैसे उसे ज़बरदस्ती सुबह सवेरे जगाकर जॉगिंग के लिए भेजा गया। आगे वाला अधेड़ उम्र शख्स हर मिलने वाले शख्स को सर के इशारे से सलाम करके आगे बढ़ जाता, जबकि पीछे वाला ना सिर्फ सलाम करता बल्कि अहवाल भी दरियाफ्त करता। शायद इसीलिए उसकी रफ्तार कदरे कम थी। हेलो, नौजवान ने अपने आगे जॉगिंग करने वाले शख्स को सलाम करने के बाद इस तरह मुखातिब किया था। उसे शायद एकदम ही एहसास हुआ था कि वो नौजवान होकर जॉगिंग में पीछे और ये कोई अच्छी बात नहीं। मैं असफंद हूँ, वो उसके बिल्कुल करीब आकर बोला। योर गुड नेम प्लीज़। खिजरुल अस्सलाम, अधेड़ उम्र शख्स ने नाक चढ़ाकर जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। उस शख्स के नाम का कभी किसी ने इस तरह मजाक नहीं बनाया था। उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात साफ महसूस किए जा सकते थे। आप शायद हर रोज़ यहाँ जॉगिंग के लिए आते हैं? असफन नामी उस लड़के ने फिर मुखातिब करने का बहाना ढूंढा। जी तकरीबन हर रोज़, वो शख्स तहम्मुल से बोला था। मैं भी हर रोज़ यहाँ आता हूँ, उसने 32 दांतों की नुमाइश करते हुए जवाब दिया। मैं पिछले 20 साल से जॉगिंग कर रहा हूँ, शख्स नखवत से बोला। असफन की आंखों में तहीर उभर आया। पिछले 20 साल से? वो फटी फटी आंखों से बोला। जी बिल्कुल, पिछले 20 साल से, उस शख्स ने साबका अंदाज में कहा। 1 मिनट के लिए भी नहीं रुके, ऐसे कहता बिल्कुल हौंक लग रहा था वो। व्हाट रबिश, मेरा मतलब था पिछले 20 साल से मैं हर रोज़ सुबह के वक्त यहाँ जॉगिंग के लिए आता हूँ, वो दौड़ते हुए बोल रहा था। वो दोनों अब इकट्ठे जॉगिंग कर रहे थे। ओह अच्छा, इस हिसाब से आपकी उम्र 50 के लगभग तो होगी। वैसे आप इतने बूढ़े, मेरा मतलब बड़े दिखाई नहीं देते। वो बूढ़ा कहते कहते रुक गया, लेकिन खिजर नामी उस शख्स को गुस्सा आ गया था। मेरा ख्याल है आप मेरी उम्र के बारे में परेशान ना हो। मैं 50 साल का हूँ या 250 साल का, आपको इस बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। ओह आई एम सॉरी, आपको बुरा लगा शायद। वैसे मैंने तो कॉम्प्लीमेंट दिया था। वो लम्हा भर को रुका। इतना गुस्सा तो कभी एलिज़ाबेथ टेलर ने भी उम्र के मुतालिक सवाल पूछने पर नहीं किया होगा। उसे अब सताने में मज़ा आने लगा था, इसलिए कि मैं एलिज़ाबेथ टेलर नहीं हूँ। वो शख्स गुस्से से बोला। अरे आप एलिज़ाबेथ टेलर कैसे हो सकते हैं? आपकी मूंछें तो अभी स्याह हैं। गोया एलिज़ाबेथ की मूंछें सफ़ेद हो चुकी हों। इस बात पर शख्स के चेहरे पर ज़रा की ज़रा मुस्कुराहट फैली, लेकिन उसने कमाल महारत से उसको छुपा लिया। आप करते क्या हैं? खामोशी के नन्हे से वक्फे को उसकी आवाज़ ने फिर तोड़ डाला। टेन डब्बे बेचता हूँ, वो जल कर बोला। वाह ज़बरदस्त, मेरे अब्बा भी यही काम करते हैं, लेकिन हमारा गुजारा नहीं होता इस कारोबार में। वो अफसोस से सर हिलाते हुए कह रहा था। तो फिर आपके अब्बा पार्ट टाइम में डाके डालते होंगे? खिजर का अंदाज अभी भी जला घटा था।
अरे नहीं अब्बा, इतने ज़हीन वंडर कहाँ। संडे के संडे डंडे पर गुब्बारे लगाकर बेचते हैं गली गली। आमदनी तो इस काम में भी नहायत कलील है। लेकिन वो पुरतासुफ अंदाज में कहता कहता रुक गया। उसके साथ दौड़ते शख्स को एकदम जोर का गुस्सा आया। हाँ हाँ, अब कह दो कि आज तक तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं। जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है तुम्हारी अपनी मेहनत और मुशक्क़त का सिला है। उसने लड़ाका औरत की तरह हाथ नचा कर कहा। उसकी सांस फूलने की वजह से उसकी रफ्तार निस्बतन कम हो गई थी। असफन के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट फैल गई। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको गुस्सा क्यों आ गया? वो लहजे में मसनूई हैरानगी पैदा करके बोला। जी नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आया, वो शख्स सामते हुए बोला। आपको गुस्सा भी आ रहा है और आपकी सांस भी फूल रही है, इसीलिए आपकी रफ्तार भी कम हो गई है। असफन की बात पर उसने रफ्तार तेज़ करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसका तनफ्फुस काफ़ी तेज़ हो चुका था, जिसका असर उसकी जॉगिंग की रफ्तार पर पड़ा था। असफन के बच्चे, वो चिल्लाया। उसने रुककर दोनों हाथ घुटनों पर रखे और तेज़ तेज़ सांस लेने लगा। असफन इस दौरान काफ़ी आगे निकल चुका था। वापस दौड़ता हुआ फिर उसके पास आ गया। जी असफन के बच्चे, आपके पोते। अब तो मान ले डैड, आप बूढ़े हो चुके हैं, मैंने आपको फिर हरा दिया, वो मज़ा लेते हुए कह रहा था। जी नहीं, ये फाउल है। तुम अगर यूं बीच में मुझे मुखातिब ना करो, मुझे मुसलसल बोलने पर मजबूर ना करो, तो मेरा सांस कभी ना फूले और मैं कभी ना हारूं। वो दोनों ही रुक गए थे और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बैरूनी गेट की तरफ जा रहे थे। वापसी का टाइम हो चला था। आप मुझे चैलेंज ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं मुझे जीतने के ट्रिक्स आते हैं, वो वापस जाते हुए कह रहा था। चलो अब ये अपने बाप के सामने पन्ने खान बनने की कोशिश ना करो, खिजर उसे चिढ़ाते हुए बोला। असफन हंस दिया। वो दोनों गेट क्रॉस करके गाड़ी तक आ गए। मे आई ड्राइव योर कार सर? वो एक हाथ सीने पर बांध कर झुकते हुए कहा। वाई नॉट मिस्टर शोफर? खिजर ने चाबी उसे थमाकर बहुत नज़ाकत से कहा। एक बार फिर वो दोनों हंस दिए थे। उसकी रैश ड्राइविंग की बदौलत 25 मिनट का रास्ता 10 मिनट में तय करके वो घर पहुंच गए थे। खिजर लॉन में रुककर माली की कारकर्दगी का जायज़ा लेने लगे, जबकि असफन डाइनिंग रूम की तरफ आ गया था। उसे अभी अपनी 2 साला बहन को स्कूल छोड़ने जाना था। जैनब मावा को नाश्ता करवाने में मसरूफ़ थी। मावा प्ले ग्रुप में थी, उसने अभी स्कूल जाना शुरू किया था, इसलिए वो काफ़ी उकताई हुई बैठी थी। उसकी मोटी मोटी आंखों में नींद भरी हुई थी। बालों को छोटी छोटी 2 पोनियों में मकीद किए, साफ सुथरे कपड़े पहने वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। असफन ने उसे गोद में उठा लिया। उसने भाई के उस बालहाना इक़दाम पर नाक चढ़ाई। असफन ने उसके गाल पर प्यार किया तो उसकी नाक और भी चढ़ गई। अरे मेरी प्रिंसेस को क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों है? उसने उसके हाथ चूमते हुए जैनब से इस्तफार किया, जो दरवाजे की सिम देख रही थी। असफन मुस्कुराया, फिर उसे देखकर बोला। डैड लॉन में खेती बाड़ी के लिए रुक गए हैं। जैनब चीम सी गई। चाहे सौतेला सही था तो वो उसका बेटा, जबकि असफन को ऐसी बातों की परवाह नहीं होती थी। उसकी अपने बाप से भी बेहद बेतकल्फी थी और जैनब और अपनी उम्र के बीच चंद सालों के फ़र्क को वो किसी खातिर में न लाते हुए अपने और उसके बीच रिश्ते की नज़ाकत को नज़रअंदाज करते हुए उसे उसके नाम से ही मुखातिब करता था। वो जैनब को सौतेली माँ समझता था, ना मावा को सौतेली बहन, बल्कि मावा से तो उसे इश्क था। मेरी जानू का मूड क्यों ऑफ है? वो एक बार फिर उसका गाल चूमकर पूछने लगा। मावा ने अपने गाल पर हाथ फेरकर किसी नादीदा चीज़ का असर जाहिर करना चाहा था। असफन को समझ में आ गया कि उसके चेहरे और लबों के बलाई हिस्से पर मौजूद नन्हे खुरदरे बाल मावा को तंग कर रहे। बहन की सदा पर वो मुस्कुराया, फिर माजरत ख्वाना अंदाज में बोला। ओह सो सॉरी जानू। मैं उसे दोबारा उसकी जगह पर बिठाकर अंदर की सिम चल दिया, ताकि ज़रूरी कामों से फारिग होकर मावा को स्कूल छोड़ने जा सके। एक्सक्यूज़ मी। वो स्कूल की इमारत में दाखिल होने ही लगा था जब अजलत भरी आवाज़ कानों में पड़ी। उसने मुड़कर देखा। वो जो कोई भी था काफ़ी परेशान और उकताया हुआ लग रहा था। असफन की तरह उसके हाथ में भी एक नन्हा सा स्कूल बैग था और बाएं हाथ की उंगली एक बच्चे ने पकड़ रखी थी। बच्चे का हाल बाप से भी बुरा था। बगैर इस्त्री शुदा यूनिफॉर्म, गंदे जूते, बिखरे बाल। असफन ने मावा और उसका तो काबिली जायज़ा लेकर दिल ही दिल में बच्चे की माँ के सुगड़ापे को दाद दी। जी फरमाइए। उसने सन ग्लासेस उतारकर सर पर टिकाते हुए शाइस्तगी से कहा। मावा उसकी उंगली थामे उस बच्चे को अजीब अजीब नज़रों से देख रही थी। मेरा बेटा KG 2 में पढ़ता है, आप इसे अंदर तक छोड़ देंगे? दरअसल मेरी गाड़ी ख़राब है, मुझे घर वापस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है और मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। ओह श्योर, वाई नॉट। उसकी लजाजत भरी आवाज़ से मुतासिर होकर असफन ने कहा। पापा, बच्चे के अलग से सिसकती हुई आवाज़ निकली। उस शख्स ने बहुत बेचारगी से बच्चे की तरफ देखा, फिर उसके कदमों में बैठकर उसका हाथ थाम कर बोला।
प्लीज़ शहरी बेटा, पापा की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो जान। बहुत ज़रूरी मीटिंग है। मैं कल आपकी टीचर से मिल लूँगा। आई प्रॉमिस सोनू, आई रियली प्रॉमिस। असफंद और मावा खड़े बाप बेटे की इस मीटिंग को देख रहे थे। बाप की बात पर उस बच्चे की मोटी मोटी आंखों से 2 आंसू टपक कर गालों पर फिसले। उसने शो करते हुए खुद को मजीद रोने से रोका था। फिर चुपचाप बाप का हाथ छोड़कर असफंद के पास आ खड़ा हुआ। वो शख्स ममनून नज़रों से असफंद की तरफ देखने लगा था। उसके चेहरे की थकन में इजाफा हो चुका था। यू डोंट वरी मिस्टर। वो उस शख्स का नाम जानने के लिए रुका। दाऊद रज़ा। उस शख्स ने अब की बार भी अजलत से कहा। जी मिस्टर दाऊद रज़ा, मैं शहरी को छोड़ दूंगा। उसका इतना कहना था। वो शख्स तेज तेज चलता सड़क अबूर करके दूसरी सिमत में हो गया। असफंद ने उसके इस इक़दाम को कदरे नापसंदीदगी से देखा, फिर बच्चे की सिमत दोस्ताना मुस्कुराहट उछाल कर बोला, शहरी बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है? KG2। वो झुकी झुकी गर्दन से कह रहा था। उसके अंदाज में बाप के लिए बेपनाह शिकायत थी। ये कौन है लाला? मावा ने अपनी तोतली ज़बान में असफंद से पूछा। ये शहरी है जानू। वो उसके नन्हे हाथ में अपनी उंगली थाम कर बोला। शहरी ने पसमर्दगी से उसकी उंगली थाम ली, फिर आहिस्ता से बुड़बुड़ाया, शहरी नहीं शहरयार। वो इमारत के अंदर दाखिल हो गए थे। शैली नहीं शैलयाल। मावा को बात दोहराने की आदत थी। असफंद हंस दिया, फिर बोला, जी शैलयाल, अब आप खामोश हो जाइए और जल्दी से पहला कलमा सुनाइए। आपका क्लासरूम आ गया? उसके क्लासरूम के आगे रुककर वो उसका बैग उसे पकड़ाते हुए बोला। नन्ही मावा ने जल्दी से कलमा सुनाकर भाई के गाल पर प्यार किया, फिर नन्हे नन्हे कदम उठाती अंदर की सिम चल दी। शहरयार की नज़रों में अजब यासियत दर आई थी। असफर ने बहुत प्यार से उसे देखा। जाने क्यों वो बच्चा उसे अपने बचपन की याद दिला रहा था। उसकी माँ का इंतकाल हुआ तो वो बामुश्किल 3 साल का था। खिज़र उसे अक्सर इसूलिया में स्कूल छोड़ जाया करते थे, जैसे शहरयार को उसका बाप छोड़ गया था, और वो भी ऐसी ही यासियत और महरूमी के एहसास से दूसरे बच्चों को देख रहा होता जैसे शहरयार ने मावा को देखा था। KG2 में पढ़ने वाले बच्चे बहुत ब्रेव होते हैं। वो पापा को तंग नहीं करते, वो उनके प्रॉब्लम्स को समझते हैं, है ना? उसने मोहब्बत से उसे देखते हुए सवाल किया। शहरयार खामोशी से उसके साथ चलता रहा। ब्रेव बच्चे रोते भी नहीं, है ना? वो फिर बोला। जवाब में फिर खामोशी। ब्रेव बच्चे उदास भी नहीं होते। उसने फिर शहरयार को मुखातिब किया, लेकिन जवाब अभी भी नदारुद। KG2 के क्लासरूम से फासला थोड़ा ही रह गया था। शहरयार, उसने रुक कर कहा। बच्चे ने उसकी आंखों में देखा, फिर बोला, इसे पहला कलमा किसने सिखाया? किसे? असफन समझा नहीं। उससे। वो उंगली से पीछे की तरफ इशारा करके बोला, तो असफन को समझ में आ गया। मावा को? हाँ। उसने मुँह लटकाकर इस बात में सर हिलाया। वो मावा है, प्लेइंग सेक्शन में है। उसको कलमा किसने सिखाया? शहरयार को सिर्फ इस बात से गर्ज थी। मैंने सिखाया। क्यों, आपको नहीं आता क्या? असफंद उसके कदमों में बैठकर बोला। शहरयार के तस्मे खुल चुके थे। उसने उन्हें बांधना शुरू किया। आपको कलमा नहीं आता? उसके खामोश रहने पर असफंद ने दोबारा पूछा। नहीं। उसने सिर्फ नफ़ी में गर्दन हिलाकर जवाब दिया। ओके, डोंट वरी, आप अपनी अम्मी से कहना, वो आपको सिखा देंगी। वो उसके गाल सहलाकर बोला। मम्मी कहाँ से आएंगी? वो तो मर गई। वो इतनी बड़ी बात नहायत मामूली अंदाज में बता रहा था। असफंद शॉक्ड रह गया। व्हाट? मम्मी नहीं है? उसे शहरयार के बिगड़े हुलिये की वजह समझ में आ गई थी। नहीं। शहरयार के इत्मीनान में फ़र्क नहीं आया था। वो मुसलसल ज़मीन को घूर रहा था। असफंद उसे खींचकर सीने से लगाया। सो स्वीट, सो इनोसेंट, वो बुड़बुड़ाया था, फिर अपनी कैफियत पर काबू पाकर बोला, कोई बात नहीं, मैं आपको कलमा सिखा दूंगा। ओके, उसने साबका अंदाज में कहा। आप मुझसे दोस्ती करोगे? असफर ने यकदम पूछा। शहरयार ने उसकी तरफ हैरत से देखा, गोया कहना चाहता, इतना बड़ा दोस्त, फिर कंधे अचकाकर बोला, पापा से पूछ कर बताऊँगा। असफर को उसके अंदाज पर और भी प्यार आया। आप भी यहाँ पढ़ते? शहरयार ने उससे पूछा। मैं यहाँ नहीं पढ़ता, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। असफंद उससे दिलचस्पी से देखते हुए बोला था। पापा भी कॉलेज जाते थे, वो बहुत जीनियस है, उनको 20 तक टेबल्स आते हैं। वो अपने बाप के बारे में फ़ख्रिया अंदाज में बताते हुए पुरजोश हुआ। मगर पापा गंदे भी बहुत हैं, रोज़ गंदा यूनिफॉर्म पहना देते हैं, टीचर पनिश करती हैं। वो मुँह लटका कर बोला। असफंद ने दिल ही दिल में कुछ तय किया था। चलो फिर पहले तुम्हारी टीचर से मिलकर आते हैं। सच्ची? शहरयार खुशी से बोला। 100% सच्ची। असफर ने उसकी उंगली थामी। मैं शहरयार का चाचू हूँ, चलो मुबाद, वो उसकी टीचर के सामने खड़ा कह रहा था। बारिशों की कसम, जिनकी बूंदों से मिट्टी महकने लगे, जिनके मौसम में ये दिल बहकने लगे, जिनसे आए फिजाओं में एक ताजगी,
सारे आलम पे छाए अजब सरखुशी, जिनके ममनून पे खेत पे ये गुलिस्तान, बारिशों की कसम, तुम तो वो कुछ हो जो बारिशें भी नहीं। किनमिन करती बूंदों को अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश करते हुए उसने बारिश की मुनासबत से ये नज़म खुद को सुनाकर खुद ही दाद दी थी। इब्तदाई सर्दियों की पहली बारिश ने जहाँ खनकी में इजाफा किया था, वहाँ दिन और रात के औकात भी तब्दील हो गए थे। शाम 3 बजे के करीब ही अपने पर फैलाकर आंगनों में पड़ाव डाल चुकी थी। चाय की शदीद तलब को दबाते हुए वो घर के पिछले हिस्से बने बड़े से सहन में आ बैठी। अकेले चाय पीना उसे बहुत बुरा लगता था और चाय के औकात में अक्सर वो अकेली ही होती थी। खिजर ऑफिस में जबकि असफन मावा को लेकर करीबी पार्क में जाया करता था। आज बारिश भी हो रही थी, इसलिए वो उसे अपनी सुजुकी में घुमाने ले गया था। असफंद आ जाए तो फिर चाय बनाऊंगी, उसने खुद कलामी की थी। खिलखिलाती अटखेलियाँ करती हवा उसके पास से गुजरी और खनकी का एहसास छोड़ती आगे बढ़ गई। काश मैं इस बारिश में भीग सकती। उसके दिल में बहुत ज़ोर की ख्वाहिश जागी थी, लेकिन वो इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकती थी। खिजर को सेहत के मामले में लापरवाही सख्त नापसंद थी। वो सहन और घर को मिलाने वाले बरामदे के स्टेप पर आ बैठी। ये हिस्सा शादी के बाद खिजर ने ख़ास तौर पर उसकी फरमाइश पर तामीर करवाया था। इससे पहले ये हिस्सा घर से मलहक एक ग्राउंड था। ज़ैनब की फरमाइश पर उसके गिर्द बाउंड्री वॉल बनाई गई थी। चारों जानिब क्यारियाँ थीं और बीच का सारा हिस्सा सुर्ख ईंटों के फर्श पर मुश्तमिल था, जो बारिश के पानी से धुलकर बहुत निखरी निखरी लग रही थी। इस सहन का आधा हिस्सा किचन गार्डन के तौर पर इस्तेमाल होता था। आराइशी फूल पौधों की बजाय उसने यहाँ ज़रूरत की सब्जियाँ उगा रखी थी। ये और बात थी कि वो ये सब्जियां पका नहीं सकती थी, क्योंकि खिजर और असफन दोनों को सब्जी के नाम पर सिर्फ आलू पसंद थे। बारिश में तेज़ी आ गई थी। सर्दी कुछ कुछ नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी थी। वो उठकर लाउंज में आ गए। कभी कभी इतने बड़े घर में अफराद की कमी उसे बेहद महसूस होती थी। अब भी सारे घर में सिर्फ एक मुलाजिम था और वो थी। मुलाजिम भी 14-15 साल का लड़का था, जो बाहर के कामों के लिए कुछ अर्सा पहले ही रखा गया था। उसने टीवी ऑन करके चैनल बदलने शुरू कर दिए, मगर इस काम में भी ज़्यादा मज़ा ना आ सका। वो उगताकर किचन में आ गई और 4 बजे ही डिनर की तैयारी का आगाज़ कर दिया। यानी कि हद हो गई। अब बोरियत से बचने के लिए इंसान हांडी पकाना शुरू कर दे। चिकन कढ़ाई के लिए प्याज काटते हुए वो बुड़बड़ाई थी। अगले दिन की सुबह रात भर होने वाली बारिश की बदौलत काफ़ी से ज़्यादा सर्द थी। भरपूर बारिश ने हर तरफ जल थल कर दिया था। बागात नहा धोकर निकल गए थे, जबकि सड़कें और रास्ते मुसीबत में आ गए थे। ऐसे में उन दोनों बाप बेटों को ड्राइंग से चिढ़ होती थी, इसलिए खिजर ने लेट ऑफिस जाने का अंदिया जाहिर करके दोबारा रहाफ में पनाह ले ली थी। मावा का स्कूल थोड़ा लेट स्टार्ट होता था, इसलिए ज़ैनब ने उसे भी नहीं जगाया था। नमाज़ो कुरान पाक की तिलावत से फारिग होकर वो लॉन में आ गए। असफंद एक्सरसाइज में मसरूफ था। उसे देखकर उसने दूर ही से हाथ हिलाया था। ज़ैनब मुस्कुराकर बारिश की तबाहकारियों का जायज़ा लेने लगी। फूल पौधे सभी सर झुकाए सर्दी को कोसने में मसरूफ थे। एक तरफ बड़े से पिंजरे में कैद मोर मोरनी का जोड़ा भी सर्दी की वजह से काफ़ी उकताया हुआ लग रहा था। ऑस्ट्रेलियन तोतों और मोरों का दाना दुनका का जायज़ा लेकर इत्मीनान करने के बाद उसने शॉल को अपने गिर्द अच्छी तरह लपेटा। फिर एक कुर्सी पर आ बैठी। उससे चंद कदमों के फासले पर असफंद मसरूफ था। उसने हाफ स्लीव्स वाली टी शर्ट पहन रखी थी। इतनी सर्दी में उसे आधे बाजू वाली कमीज में देखकर ज़ैनब को झरझरी से आ गई। असफंद, सर्दी नहीं लग रही? उसने पूछ लिया। असफंद ने नफ़ी में सर हिलाकर उसे तसल्ली दी थी। फिर थोड़ी ही देर बाद वो उसके पास आ गया। गुड मॉर्निंग मैम, तौलिए से पसीना पोंछकर उसने उसे कुर्सी पर डाल दिया था। मॉर्निंग, ज़ैनब ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आपके फूल पौधों ने खूब शावर लिया रात भर? उसने लॉन में नज़र दौड़ाते हुए कहा। ज़ैनब एक बार फिर मुस्कुरा दी। डैड सो रहे हैं अभी तक? एक कुर्सी पर बैठकर उसने इस्तफार किया। हाँ, कह रहे हैं लेट ऑफिस आ जाऊँगा। ज़ैनब, डैड कुछ ज़्यादा ही सुस्त नहीं हो गए? जॉगिंग के लिए पार्क नहीं गए तो इंसान लॉन में ही एक्सरसाइज वगैरह कर ले। बहुत लापरवाही बरतने लगे हैं। उसके तशवीश ज़दा लहजे पर ज़ैनब को बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई। वो दोनों बाप बेटा एक दिन की गफलत हो जाने पर भी एक दूसरे को इसी तरह मोर्द इल्ज़ाम ठहराया करते थे। वो कह रहे थे ऐसे मौसम में लॉन में खड़े होकर एक्सरसाइज करने का मतलब है नज़ला ज़ुकाम के वायरस को अपने यहाँ मेहमान ठहराना। ज़ैनब ने खिजर के अल्फाज को मनो अन दोहराया। बहुत खूब, यानी कि बहुत ही खूब। ये सब बुढ़ापे की निशानी है, वो इस्तज़ाई अंदाज में बोला। ज़ैनब को हंसी आ गई थी। तुम समझाओ ना उनको, वो बोली थी।
अरे तो आपको किस लिए लाए हैं हम? इसीलिए कि आप हमारे ओल्ड मैन को संभाल सके, उनको समझा सके। वो ज़ैनब की बात का मज़ा लेते हुए बोला। ज़ैनब को समझ ना आई वो इस बात का क्या जवाब दे। असफन, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, तुम्हारे लिए एक कॉल थी, उसे एकदम ही याद आया। मेरे लिए? किसकी? कोई रज़ा, दाऊद रज़ा साहब थे। मैं असल में किचन के कामों में भूल ही गई। उन्होंने कहा था वो दोबारा कॉल करेंगे। वो उसे तफसील बताने लगी। असफन को याद ना आया कि दाऊद रज़ा साहब कौन है। कोई मैसेज नहीं दिया उन्होंने। वो याददाश्त पर जोर देने के साथ उससे पूछने लगा, ऐसा कोई ख़ास मैसेज तो नहीं दिया, बस कह रहे थे तुमको थैंक्स बोलना है। ओह अच्छा, अब याद आया। कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया उन्होंने। उसे याद आ गया था कि दाऊद रज़ा साहब कौन है। शहरयार की टीचर से मिलकर उसने खुद ही अपना फ़ोन नंबर उसे दिया था और ख़ास ताकीद की थी कि अपने पापा से कहना मुझसे बात कर ले। नहीं, नंबर तो कोई नहीं दिया। क्यों? कोई अहम शख्सियत है ये साहब? उसको सोच में गुम देखकर ज़ैनब ने पूछा। वो शहरयार के मुतालिक बताया था ना आपको, उसी के वालिद मोहतरम है ये दाऊद रज़ा साहब। मैंने शहरयार की टीचर से मुलाकात की थी, बस उसी के मुतालिक बताना था ना उनको। असफर ने उसे तफसील से बताया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उनसे बात ना करने का बहुत अफसोस हो। चलो, ज़रूरी समझेंगे तो दोबारा कर लेंगे, ज़ैनब ने तसल्ली दी। हाँ ठीक, वरना मैं दोबारा स्कूल में शहरयार से मिलकर उनका नंबर ले लूँगा। मुझे वो बच्चा बहुत अच्छा लगा था, दिल चाहता है उसकी मदद करने को। वो बोलते बोलते अपनी नशीद से उठ खड़ा हुआ। नाश्ते के मुतालिक क्या ख्याल है? ज़ैनब ने भी उसके साथ उठते हुए सवाल किया। ख्याल तो बहुत नेक है। यूँ करते हैं, आज पराठा और ऑमलेट का नाश्ता करते हैं। उसकी बात सुनकर ज़ैनब किचन की तरफ आ गई थी। अंडा पराठा असफन का बहुत स्पेशल किस्म का नाश्ता होता था और ज़ैनब इस नाश्ते की तैयारी में तमाम लवाजमात इस्तेमाल किया करती थी। पापा एकदम फजूल आदमी है। तुमको पता है आज उन्होंने मेरा नाश्ता जला दिया। वो अपना लंच बॉक्स खोलकर अपने साथ बैठे बच्चे को बता रहा था। असफर ने ज़रा सा सर उठाकर लंच बॉक्स देखने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही शहरयार ने लंच बॉक्स बंद कर दिया। आज मैं तुम्हारा लंच करूँगा, तुम क्या लेकर आए हो? वो अपने दोस्त के हाथ में पकड़े सैंडविच को घूरते हुए बोला। ये सैंडविच है, मम्मी ने दिया था। वो गपलू सा बच्चा सैंडविच का बड़ा सा बाइट लेकर बोला। शहरयार की नज़रों में नदीदापन बढ़ता जा रहा था। मोटा बच्चा किसी सूरत अपना सैंडविच शेयर करने को तैयार नहीं था। मम्मी ने कहा था सिर्फ तुम खाना, किसी और को मत देना। आई एम सॉरी शहरयार। उसने 3 नवालों में सैंडविच ख़त्म कर दिया। मोटा, आलू, गेंडा। शहरयार उसके कंधे पर मुक्का मारते हुए उसके पास से उठ गया। असफन जो कब से उसे देख रहा था उसे पुकार बैठा। शायरी। उसने मुड़कर देखा। असफन के चेहरे की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में हल्की सी शनासाई की रमक उभरी, जो देखते ही देखते अपनायत में ढल गई। आप? वो भागकर उसके पास आया था। असफर ने नीचे बैठकर उसे अपने साथ लगाया। वो खास तौर से उसी से मिलने इस टाइम स्कूल आया था। हफ्ता इतवार को मवा की छुट्टी होती थी, इसलिए वो घर में थी। स्कूल में ब्रेक टाइम चल रहा था, इसलिए असफर उसे ढूंढता हुआ लॉन में आ गया था। तुम तो बहुत बेवफा निकले मास्टर, तुमने फ़ोन ही नहीं किया। वो उसे गोद में उठाकर बोला। शहरयार के अंदाज में उसके लिए बेपनाह अपनायत और दोस्ती थी। हालांकि पहली मुलाकात के बाद आज ये मुलाकात तकरीबन 10-15 दिन बाद हो रही थी। गुज़श्ता तमाम दिनों में असफर ने दाऊद रज़ा के फ़ोन का इंतज़ार किया था, मगर वो साहब शायद भूल गए थे। मवा को पिक एंड ड्रॉप करते हुए भी उसने दोबारा उन्हें नहीं देखा था। आप मुझे कलमा सिखाने आया ना? वो उसकी गोद में चढ़ा मज़े से बोला। उसे सारी बातें याद थी। असफन को हंसी आ गई। नहीं नन्हे फरिश्ते, मैं आपसे कलमा सीखने आया हूँ। वो उसके गाल पर प्यार करके बोला। सुनो, उसने फिर उसे पुकारा। वो गर्दन उठाकर उसे देखने लगा। वो काफ़ी सेहतमंद बच्चा था। उसके गालों पर सुर्खी सी थी जो उसे और भी क्यूट बनाती थी। असफन को उसके इस तरह देखने पर और भी प्यार आया। बहुत भूख लगी है? हाँ ना, वो मासूमियत से बोला। असफंद उसे लेकर कैंटीन आ गया। उसके लिए सैंडविच और जूस लेकर वो दोनों वहीं बैठ गए थे। ब्रेक ख़त्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। मैंने पापा से पूछा था कि मैं आपसे दोस्ती कर लूँ, वो खाते हुए बोला। फिर पापा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, शायरी जानू, वो आपसे बहुत बड़े, किसी को तंग करना बुरी बात है। उसे शायद खुद भी अपने बाप की बात पसंद नहीं आई थी, इसलिए नाक चढ़ाकर कह रहा था। तो ये बात है। असफंद कुछ सोचते हुए बोला। एक बात बताओ पार्टनर, क्या पापा शुरू से ही ऐसे हैं? कैसे? शहरयार की सारी तवज्जो खाने की चीज़ों की तरफ थी। गंदे? और मेरे पापा गंदे नहीं हैं। वो एकदम से उसकी बात काट कर बोला। हाँ हाँ, मेरा मतलब है
ये जो गंदा यूनिफॉर्म आपको पहनाते हैं और जूते पॉलिश नहीं करते, फिर नाश्ता भी जला देते हैं, क्या ये सब शुरू से ही ऐसा है? वो उसके चेहरे की तरफ देखता हुआ पूछ रहा था। नहीं ना, पहले तो कभी ऐसा नहीं था। पहले तो असलम नाश्ता बनाता था, कपड़े भी वहीं प्रेस करता था। वो सैंडविच ख़त्म करके अब जूस पीने लगा था। असलम? उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा। सर्वेंट, उसने भी एक लफ्ज़ में जवाब दिया। अब असलम कहाँ गया? उसने शादी कर ली, गांव चला गया। वो खा पी कर फारिग हो चुका था। अब कलमा याद करे, पेट भर चुका था और दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। कलमा भी याद करेंगे, आज नहीं फिर किसी दिन। अभी तो ब्रेक ख़त्म होने में सिर्फ 2 मिनट है। उसने उसे याद करवाया तो वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। आप दोबारा आएंगे? वो जाते जाते मुड़कर बोला। आप इंतज़ार करोगे मेरा? मुझे दोबारा आना चाहिए? असफर ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, वो संजीदगी से बोला था। मैं ज़रूर आऊँगा। शहरयार उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए क्लासरूम की जानिब चल दिया था। असफर वापसी के लिए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पापा, पापा, कलमे वाले अंकल, कलमे वाले अंकल। वो अपने सामने बिखरी रंग बिरंगी टी शर्ट को छोड़कर उसकी उंगली पकड़कर घसीटने लगा था। एक लम्हे को तो दाऊद समझ ही नहीं पाया कि वो किसकी बात कर रहा है। फिर जब उसने दोबारा कलमे का हवाला दिया तो वो कुछ समझते हुए उसके साथ चल पड़ा। शहरयार ने उसे अपनी और असफर की स्कूल में होने वाली दूसरी मुलाकात के मुतालिक सब कुछ बताया था। उसे पहले ही काफ़ी शर्मिंदगी थी कि वो उन साहब का शुक्रिया अदा नहीं कर सका और इस दूसरी मुलाकात ने उसकी शर्मिंदगी में काफ़ी इजाफा किया था। शहरयार ने उसे यूँ भी वार्निंग दी थी। पापा, आपने मेरे दोस्त को फ़ोन करके थैंक्स नहीं बोला तो बस मैं उसे समझ नहीं आई थी कि वो क्या धमकी दे। कुछ लम्हे सोचने के बाद वो बोला था, तो बस मैं भी असलम की तरह शादी करके गांव चला जाऊंगा। ताऊ ने उसकी बात पर कहकर लगाया था। अच्छा मेरे बाप, तसल्ली रखो, कर लूँगा फ़ोन। शाम में वो उसे लेकर आउटिंग के लिए निकल गया था। शॉप से उसके लिए शर्ट्स देखते हुए उसने अंकल की रट लगा दी थी। ताऊ ने थोड़ी ही देर में असफर को देख लिया था जो ग्लास डोर से बाहर निकल रहा था। वो भी तेज़ी से उसके पीछे आया था। उसके साथ आज भी वही बच्ची थी। उसने पिंक रंग की फ्रॉक पहन रखी थी और हाथ में अपना टेडी बियर उठाए वो बहुत तमकनत से उसके साथ जा रही थी। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर असफर, उसने पुकारा था। असफर ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में शनासाई की लपक थी। अस्सलाम वालेकुम, आखिरकार मैंने आपको पकड़ ही लिया, उसने हाँफते हुए कहा। असफर को उसके अंदाज पर हंसी आ गई। वालेकुम अस्सलाम। रज़ा साहब, खैरियत से तो हैं आप? वैसे बोला जैसे पुरानी जान पहचान हो। सबसे ज़्यादा खुशी शहरयार को हो रही थी जो पूरी बत्तीसी की नुमाइश की उसे तक रहा था। हेलो मास्टर, आप कैसे हो? असफर ने उसे बहुत मोहब्बत से हैंडशेक किया था। आप लोग भी घूमने आए थे शायद? असफर ने दाऊद रज़ा से इस्तफार किया। वो असफर और मावा को हैरानगी से देख रहा था। लगता है अम्मा अब्बा ने जल्दी शादी कर दी थी, दाऊद ने दिल में सोचा था। असफर उसे 2 साल बच्ची का बाप नहीं लग रहा था। ये मवा है, इसकी आंखों में तहरीर देखकर असफर ने कहा, ओह, आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत क्यूट है। शायरी वाले स्कूल में ही है ना? वो जल्दी से बोला ताकि कुछ देर पहले पैदा होने वाला तासुर जाहिर कर सके। जी, अभी प्लेइंग सेशन में है। वो दोनों ही अपने अपने बच्चों की उंगलियां थामे अब सनत बाद की सिमत में चल रहे थे। इनफैक्ट मैं माजरत हुआ हूँ, आपसे दोबारा मुलाकात ही ना हो पाई। मैंने कॉल किया था आपके घर, आपकी मिसेज से बात हुई थी, आप घर नहीं थे। उसने खुद ही फ़र्ज़ कर लिया था कि जिस खातून से उसने बात की थी वो असफर की शरीक हयात है। असफर को तस्सही करना कुछ अजीब सा लगा, इसलिए खामोशी से वो उसकी बात सुनता रहा। मुझे आपको थैंक्स बोलना था। उस रोज़ मेरी गाड़ी वर्कशॉप में थी, इसलिए बहुत मसला हो गया था। आपने उसकी टीचर से भी बात की, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। अरे दाऊद साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कोई ख़ास काम तो नहीं किया मैंने। शायरी मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने इसकी टीचर से मिल लिया। शुक्रिया वाली तो कोई बात ही नहीं। वो दाऊद को उस तशक्कुराना एहसास से बचाने की खातिर अजलत से बोला। फिर भी तुम्हारा शुक्रिया यार, मेरे लिए तो ये सचमुच मसला बना हुआ था। दाऊद ने तकल्लुफ़ का चोला उतार फेंका था। असफर को भी काफ़ी हौसला हुआ। चंद लम्हों बाद फ्लाइंग कारपेट पर बैठकर मवा और शहरी को गोद में बिठाए वो बिल्कुल बच्चों की तरह एंजॉय कर रहे थे। घर वापसी तक दाऊद असफर के लिए, दाऊद भाई और असफर शहरी के लिए लाला बन चुका था। ये लीजिए, ज़ैनब की आवाज़ पर उन्होंने फाइल से नज़र हटाकर उसे देखा। वो कॉफ़ी का एक मग हाथ में लिए कुछ खफा खफा, कुछ थकी थकी लग रही थी। उन्होंने कुछ सोचा। फाइल्स बहुत ज़रूरी थी और बीवी बेहद ज़रूरी थी। उन्होंने कुछ सोचा, फिर फाइल्स बंद करके टेबल पर रखी और मुस्कुराते हुए मग थाम लिया। तुम कॉफ़ी नहीं लोगी? वो दोनों ही रात के खाने के बाद कॉफ़ी पिया करते थे। ट्रे में एक मग देखकर उन्होंने इस्तफार किया। नहीं,
बेतासुर आवाज़ में कहती वो अलमारी की तरफ चली गई। अभी कपड़े प्रेस करना बाकी थे। तुम्हें लेनी चाहिए, थकन उतर जाती है। वो उसकी पुश्त पर बिखरी बिखरी चुटिया देखकर बोले। मुझे थकन नहीं है, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। अलमारी में से आवाज़ आई थी। मैं फिक्र नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? वो मुस्कुराकर बोले। उन्हें उसकी खफगी का एहसास हो गया था। उनकी बात पर अलमारी में से कोई सदा नहीं उभरी थी। ज़ैनब, उन्होंने बहुत मोहब्बत से पुकारा। अलमारी से कपड़े निकालकर वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रही थी। जी। वहीं खड़े खड़े उसने पूछा। यहाँ आओ। उनकी आवाज़ में मोहब्बत की शरीनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। क्यों? उसकी आवाज़ में घराहट थी। खिज़र को एक बार फिर हंसी आ गई। आओ तो सही यार। मोहब्बत जमा मसालत, उनकी आवाज़ दोनों में दोनों चीज़ें थी। वहाँ आकर मैं जोलिया आर्मंड तो नहीं बन जाऊंगी, ज़ैनब ही रहूंगी। ज़ैनब, जिसके लिए आपके पास वक्त ही नहीं है। वो दूर खड़ी कह रही थी। खिज़र के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट बिखरने लगी, जिसे देखकर ज़ैनब की झुंझलाहट में इजाफा हो गया। हाथों में पकड़े लिबास को बिस्तर पर फेंककर वो उनके पास बैठ गई। आप हंस रहे हैं? मैं नाराज़ हूँ खिज़र, वो मुंह बनाकर बोली। खिज़र फिर मुस्कुराया। असफन के सामने बड़ी अम्मा बनकर रहने वाली ज़ैनब उनके सामने कितनी छोटी सी गुड़िया सी हो जाया करती थी। ऐसे नाराज़ नाराज़ कितनी प्यारी, कितनी अपनी अपनी लगती हो। वो उसके माथे पर आईलिड को छूकर बोले। अच्छी लॉजिक है, यानी प्यारा लगने के लिए ज़रूरी है कि मैं आपसे नाराज़ रहूं? उसने बिस्तर पर आलती पालती मारकर बैठते हुए कहा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नाराज़गी बिल्कुल ख़त्म। हम आपकी नाराज़गी की वजूहात जानकर इनका सद्भाव करेंगे मलका आलिया, लेकिन पहले आप ये मग पकड़िए और हमारे साथ कॉफ़ी शेयर कीजिए। उन्होंने मग उसके हाथ में ज़बरदस्ती थमा दिया और फिर उसकी गोद में सर रखकर उसकी आंखों में झांक कर बोले। सॉरी यार, मैं तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता ना। मुझे एहसास है, लेकिन मैं क्या करूं? आजकल काम का लोड कुछ ज़्यादा ही हो गया। असफन को भी नहीं कह सकता। मैं चाहता हूं पहले वो स्टडीज़ मुकम्मल कर ले, फिर ही उसे बिज़नेस की तरफ लाऊं। ज़ैनब खामोशी से उनको सुन रही थी। ये वो बातें थी जो वो अक्सर उससे करते रहते थे। मैं उस पर जिम्मेदारी नहीं डालना चाहता। वैसे भी उसकी एटीट्यूड टेस्ट की डेट आ गई है। उसका एडमिशन हो गया तो वो ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। फिर तो मुझे ही संभालना है ना सब, बिजनेस, घर, मवा और तुम। वो मुस्कुराए। ज़ैनब ठुस बनी बैठी थी। नाराज़ हो अभी तक? उन्होंने उसका हाथ थाम कर अपने सीने पर रख लिया। आप नाराज़ रहने कब देते हैं? उसकी बात पर वो दोनों ही मुस्कुराए थे। कल कहीं बाहर चले ज़ैनब, डिनर करेंगे और लॉन्ग ड्राइव पर भी चलेंगे। उन्होंने उसका अंदिया लेना चाहा। उससे क्या एतराज़ हो सकता था? बस असफन की टाइमिंग्स का नहीं पता था। कल नहीं, परसों चलते हैं। कल तो असफन कहीं और बिजी है। पागल। खिज़र ने अपने सीने पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ मार कर कहा। नो असफन, नो मावा, सिर्फ तुम और मैं। उनकी बात पर ज़ैनब खिलखिला दी थी। उसे लगा था उसकी सारी खफगी दूर हो गई थी और खिज़र उसकी हंसी देखकर सोच रहे थे कि अगर ऐसी रियाज से पाक हंसी देखने के लिए काम का थोड़ा हर्ज हो जाए तो कोई मज़ाइका नहीं। दाऊद भाई का ताल्लुक बुनियादी तौर पर कराची से है। उनकी बाकी फैमिली तो कराची में ही है। वो किचन में ही पड़े डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी पर बैठा उसे बता रहा था। ज़ैनब उसके लिए चपाती बना रही थी। बवक्त ज़रूरत और अजलत में खाना किचन में ही खा लिया जाता था। असफन दोपहर के खाने पर मौजूद नहीं था, इसलिए ज़ैनब शाम की चाय के साथ उसके लिए ताज़ा रोटी डाल रही थी। दरअसल दाऊद भाई एफएफसी में मुलाजिम थे। पहले सादिकाबाद में पोस्टिंग थी, अभी कुछ महीने पहले ही लाहौर ट्रांसफ़र हुआ है। उसने जग से गिलास में पानी निकालते हुए तफसील बताई। ज़ैनब मुस्कुराते हुए सब सुन रही थी। उसकी बातों में दाऊद रज़ा नामी उस शख्स का तज़किरा कुछ ज़्यादा ही होने लगा था। तुम्हारी उनसे काफ़ी दोस्ती हो गई है? रोटी तवे से उतारते हुए ज़ैनब ने पूछा। हाँ, वो मुस्कुराते हुए बताने लगा। दरअसल दाऊद भाई से तो तकरीबन रोज़ ही मुलाकात हो जाती है। मैंने आपको बताया था ना, जब मैं मवा को लेकर पार्क तक जाता हूँ तो शहरियार को भी पिक कर लेता हूँ। इस तरह दोनों बच्चे आपस में खूब एंजॉय कर लेते हैं। शहरियार की और मवा की तो बहुत दोस्ती हो गई, हर वक्त शैली करती रहती है। वो बहन के मुतालिक बताते हुए मोहब्बत से बोला। उनकी वाइफ का इंतकाल हो चुका है ना? ज़ैनब उसके आगे खाना रखते हुए पूछने लगी। जी, तकरीबन 3 साल पहले डिलीवरी के वक्त, उसने कुछ झिझकते हुए बताया। उसे ये बात बताते हुए कुछ शर्म सी आ गई थी। फिर ये लोग अपनी लाइफ को मैनेज कैसे करते हैं? क्या कोई वक्ती मुलाजमा वगैरह है? ज़ैनब ने भी फटाफट बात पलटी। वो अब उसके आगे भुना कीमा, सलाद और रायता वगैरह रख रही थी। पहले एक लड़का रखा हुआ था, उसकी शादी हो गई। अब वही लड़का और उसकी बीवी उनके यहाँ
काम करते हैं। अब तो उनकी रूटीन काफ़ी सेट हो गई है, वरना पहले बहुत प्रॉब्लम थे। वो रघुवत से खाते हुए बताने लगा। भुना कीमा उसका फेवरेट खाना था। चाय बनाऊँ तुम्हारे लिए? वो सॉस पैन चूल्हे पर रखते हुए पूछने लगे। आधा कप। दाऊद भाई को भी भुना हुआ कीमा बहुत पसंद है। एक दिन बता रहे थे तुम्हारी भाभी ये डिश सबसे अच्छी बनाया करती थी। असफन की सुई वहीं अटकी थी। यकायक उसे एक ख्याल आया, दाऊद की मुलाजमा अच्छी कुक नहीं थी। ज़ैनब, मैं ये दाऊद भाई के लिए ले जाऊं? अरे ये बचा खुचा? वो हैरान हुई। असफन को तो एटिकेट्स का इतना ख्याल रहता था। दाऊद भाई को पसंद आएगा। इनफैक्ट उनकी मुलाजमा बहुत बुरे खाने बनाती है। मैंने उनको बताया था कि आप तो ज़बरदस्त कुक हैं। वो एक बार उसे तफसील से आगाह कर रहा था। तुम यूँ क्यों नहीं करते? उन्हें किसी दिन रात के खाने पर इनवाइट कर लो। तुम्हारे डैड मिल लेंगे तो उनकी भी तसल्ली हो जाएगी। कल कह रहे थे असफन ने पता नहीं ये नई नई दोस्तियाँ कहाँ से पाल ली हैं। ज़ैनब ने उसे असल बात बताई। आइडिया तो अच्छा है। मैं दाऊद भाई से कहूँगा, डैड को उनसे मिलना अच्छा लगेगा। ही इज़ रियली अ नाइस मैन। वो उसकी तारीफ में रतबुल शांत हुआ। तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट कब तक हो रहा है? ज़ैनब चाय को दम देकर उसके पास ही बैठ गए। बस कुछ ही दिन रह गए। टेस्ट तो इस्लामाबाद में होगा, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँगा। वो पुरजोश अंदाज में बोला। उसे सिडनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का जुनून की हद तक का शौक़ था, क्योंकि उसकी वालदा ने वहीं से तालीम हासिल की थी। खिज़र भी बेटे की खुशी में खुश थे। ये मवा की मम्मी है? वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों में किसी कदर तहीर लिए असफन से पूछ रहा था। जी, ये मवा की मम्मी है। असफन उसके साथ ही बैठा था, उसके बालों में उंगलियां चलाकर बोला। वो उसे ख़ास तौर से ज़ैनब से मिलवाने के लिए लाया था, लेकिन शहरयार तब से अब तक खामोश बैठा था। हालांकि ज़ैनब बहुत प्यार से उससे मिली थी। वो खुद भी मवा का घर देखने के लिए बहुत पुरजोश था, लेकिन यहाँ आकर उसका सारा जोश ख़त्म हो गया था। उसे शायद कोई बात बुरी लगी थी। मैं शहरयार के लिए नूडल्स बनाती हूँ। ज़ैनब किचन की तरफ चली गई थी। ये मज़े की बात है, ज़ैनब मम्मी हमारे लिए नूडल्स बनाएंगी। असफन ने उसे लालच दिया, लेकिन वो फिर भी खामोश बैठा था। असफन को उसकी खामोशी की वजह समझ नहीं आ रही थी। वो उसे मुसलसल खुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शहरयार चुपचाप फर्श को घूरने में मसरूफ़ था। अच्छा चलो, हम कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं। वो उसे लेकर अपने बेडरूम के सिमत आ गया था, लेकिन यहाँ भी शहरयार ने कोई गर्मजोशी जाहिर नहीं की। शहरयार, क्या हो गया? मूड क्यों ऑफ है? उसने आखिर बहुत मोहब्बत से पूछ ही लिया। कुछ देर तक वो उसका चेहरा तकता रहा, फिर उसकी गोद में बैठकर बोला, लाला, मवा की मम्मी तो है, सहर की भी मम्मी है, गेंडे की भी, लेकिन मेरी मम्मी क्यों नहीं है? वो अल्लाह मियाँ के पास चली गई। क्यों? मैं उनको अच्छा नहीं लगता था। वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? असफन को यकीन नहीं आया कि ये अल्फाज शहरयार के मुंह से अदा हुए। इतने दिनों के मेल मुलाकात में उसने एक बार भी माँ की महरूमी के मुतालिक जिक्र नहीं किया था। पापा की शिकायतें हर वक्त करता था, और जब कभी असफन मजाक में उसके पापा के मुतालिक कोई गलत बात करता तो शहरयार मुँह फुलाकर उससे नाराज़ होकर अलग बैठ जाता। मेरे पापा बहुत अच्छे, सबसे अच्छे। शहरी जान, आपका दिल चाहता है कि आपकी मम्मी आपके पास रहा करें? आप उनको मिस करते हो? वो बहुत प्यार से उसके माथे से बाल हटाकर उससे पूछ रहा था। नहीं, मिस तो नहीं करता। उसकी नज़रें अब भी लाताल्लुक और शिकवा गुनाह थी। असफन को उस पर टूट कर प्यार आया। मेरा दिल भी करता है नूडल्स खाने को। रानी को तो नूडल्स बनाने ही नहीं आते। मवा की मम्मी तो फ़ौरन बना देती होंगी। वो जब भी कहती होंगी, जब भी उसका दिल चाहता होगा। है ना लाला? असफन खामोशी से उसे सुन रहा था। उसके पास अल्फाज ही नहीं थे कि वो उसे समझा सकता। अल्लाह मियाँ को ऐसे तो नहीं करना चाहिए। उनको सब लोगों को मम्मी देनी चाहिए। ये तो नहीं कि मवा को दे दी और शायरी को दे ही ना। ये तो गलत बात है। ये तो बहुत ही गलत बात है। आपको पता है लाला? उसने अब असफन के चेहरे को देखते हुए कहना शुरू किया था। पापा कहते हैं अल्लाह मियाँ बहुत बड़े हैं, वो सब कुछ ठीक करते हैं, वो कभी गलत काम नहीं करते। और जो भी बच्चा गलत काम करता है उससे तो अल्लाह मियाँ बहुत ही नाराज़ होते हैं, उसको पनिश करते हैं ताकि वो बच्चा दोबारा कभी गलत काम ना करे। वो सांस लेने के लिए रुका। मैंने तो कभी गलत काम नहीं किया, कभी अपने डॉगी की तुम को नहीं खींचा, कभी किसी से फाइट नहीं की, कभी गेम में चीटिंग नहीं की। फिर लाला क्यों अल्लाह मियाँ ने मेरी मम्मी को क्यों अपने पास बुला लिया? मुझे क्यों पनिश किया? शहरयार की बातें बहुत जज्बाती थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई तासुर नहीं था। उसके दिल में शायद बहुत दिन का गुबार जमा था। असफन तड़प उठा। नहीं शहरी, ऐसे नहीं सोचते, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचते। मवा की मम्मी है और आपकी नहीं है, तो इसकी वजह यह है कि हम सब मुख्तलिफ हैं। हम सब एक से तो नहीं हैं। हम में और
नहीं लाला, हम सब एक हैं, वो असफन की बात काट कर बोला। टीचर कहती हैं, अल्लाह मियाँ ने हम सबको एक सा बनाया, हम सब एक हैं लाला, हम सब एक से हैं। असफन खामोश हो गया था। उसे समझ आ गया था कि समझाने की ज़रूरत शहरयार को नहीं बल्कि दाऊद रज़ा को है। कोई चीज़ छिन गई, टूट गई या खो गई, कसूर आपका नहीं कुदरत का है। कुदरत को इल्ज़ाम मत दीजिए, क्योंकि कुदरत हर चीज़ का मुतबादिल फराहम करती है। शहरयार बच्चा था, उसे वक्ती तौर पर बहलाया जा सकता था। वक्ती तौर पर ज़ैनब को नूडल्स के साथ कमरे में आता देखकर वो असफन की गोद से उतरकर उसके पास आ गया था, और थोड़ी देर गुजरने के बाद वो भी मवा की देखा देखी ज़ैनब को मम्मी कहकर बुला रहा था। तुम पहले शख्स नहीं हो जो मुझे ये मशवरा दे रहा है। मरियम के इंतकाल के बाद से सभी लोग यही मशवरा देते हैं। दाऊद ने अपने साथ बैठे उस नौजवान लड़के के चेहरे को बगौर देखते हुए कहा, वो उसका भाई नहीं था, लेकिन चंद दिनों की रफाकत में ही वो उसे भाई से बढ़कर अजीज़ हो गया था। मैं जानता हूँ मैं पहला शख्स नहीं हूँ जो आपको ये मशवरा दे रहा है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं आखिरी शख्स हूँ जो आपको ये मशवरा दे रहा है, क्योंकि आज के बाद से किसी और को ये मशवरा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप शादी जो कर लेंगे, असफर ने पुरइस्तेहकाक लहजे में कहा। वो आज ख़ास तौर से घर से तैयारी करके उससे मिलने आया था। वो दोनों दाऊद के छोटे से लिविंग रूम में बैठे थे। असफर की बात सुनकर वो हंस दिया। मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। कुछ काम बगैर सोचे समझे खुद ब खुद हो जाया करते हैं। पहली शादी मैंने सोचे समझे बगैर ही की थी। ओह रियली? फिर तो कोई मसला ही नहीं, दूसरी बार भी सोचे समझे बगैर कर लीजिए। असफन, मुझे दोबारा मोहब्बत ही नहीं हुई। मरियम के साथ ही समझो सब ख़त्म हो गया। अब की बार वो कदरे ज़िद चोकर बोला। मैं कब कह रहा हूँ कि आप दोबारा मोहब्बत की शादी कीजिए। शादी आपकी ज़रूरत है, आप शादी कीजिए, मोहब्बत खुद ब खुद हो जाएगी। मोहब्बत तो हो ही जाया करती है दाऊद भाई, इसके लिए सोचना नहीं पड़ता। वो ज़ैनब की मिसाल देता देता रुक गया था, क्योंकि वो केस मुख्तलिफ था। ना मोहब्बत ना ज़रूरत। गोया तुम ये कहना चाहते हो कि ज़रूरत ईजाद की नहीं मोहब्बत की माँ है। दाऊद ने उसकी बात को मजाक में उड़ाना चाहा। ये कमबख्त ज़रूरत हर चीज़ की माँ है। ज़रूरत है के तहत कायनात की हर चीज़ रौनुमा होती है। वो तेज़ी से बोला। ओके ओके रिलैक्स, जब मुझे शादी की ज़रूरत महसूस होगी मैं शादी कर लूँगा। वो जैसे उसे मुतमईन कर रहा था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आज से 50 साल बाद आपसे कोई शादी नहीं करेगा। वो चिढ़कर बोला। दाऊद हंस दिया था। आप मेरे मुंह पर तो ऐसे ना कहो। मेरा तो ख्याल था कि मैं आज से 50 साल बाद भी काफ़ी हैंडसम होऊंगा। मुझे उम्मीद है डैड भी ऐसे ही कहा करते होंगे जब लोग उनसे शादी के लिए कहते होंगे। ऐसे ही हर बात मजाक में टाल दिया करते होंगे। डैडी की लाइफ आपसे ज़्यादा बोरिंग थी, और अब डैड पहले की निस्बत एक मुख्तलिफ आदमी है। एक खातून आपकी लाइफ में सचमुच तब्दीली ला सकती है। आई एम श्योर आप बहुत खुश रहेंगे। अब की बार उसकी आवाज़ कदरे धीमी थी। उसने दाऊद को अपने घरेलू हालात के मुतालिक काफ़ी कुछ बता रखा था। मैं अभी भी बहुत खुश हूँ मेरे भाई, दाऊद ने अभी भी हठधर्मी से बोला। मैं जानता हूँ आप खुश हैं, क्योंकि आपने हालात के साथ समझौता कर लिया है। लेकिन वो लम्हा भर के लिए रुका। शहरयार खुश नहीं है, उसे माँ की ज़रूरत है। हर बच्चे को माँ की ज़रूरत है, चाहे उसका बाप उसे दुनिया भर की दौलत, दुनिया भर की नेमतें, दुनिया भर की चीज़ें फराहम कर रहा हो। उससे ज़रूरत होती है दाऊद भाई, उसे ज़रूरत रहती है। दुनिया की कोई चीज़ माँ का नेमोल बदल नहीं हो सकती। आप मेरी मिसाल ले लीजिए, मैं कितना बड़ा हो चुका हूँ। लेकिन वो खामोश हुआ, फिर एकदम हंसा, एक तकलीफदेह हंसी। मैंने कभी डैड से भी ये सब शेयर नहीं किया, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मुझे आप भी इस उम्र में भी माँ की कमी महसूस होती है। ज़ैनब को हमारे घर में आए सिर्फ 4 साल हुए हैं, और वैसे भी उनकी मेरी उम्र में फ़र्क ही इतना थोड़ा है कि मैं उन्हें माँ कह तो सकता हूँ, माँ समझ नहीं सकता। उनकी माँ की तरह इज़्ज़त तो कर सकता हूँ, उनसे माँ की तरह मोहब्बत नहीं कर सकता। उसकी आवाज़ में नमी नहीं थी, लेकिन उसके अल्फाज नम थे। मैं समझ सकता हूँ, आप नहीं समझ सकते, आप समझ ही नहीं सकते। मैंने वो दर्द सहा है जो शहरयार सह रहा है। मैं इस तकलीफ़ से गुज़रा हूँ जिससे शहरयार गुज़र रहा है। आपकी शख्सियत में कमी रह जाती है, बहुत कमी रह जाती है। शहरयार आज दूसरे बच्चों को अपनी माँओं के साथ देखकर जिस किस्म के जज्बात का शिकार होता है, कल यही जज्बात किसी और शक्ल में उसकी शख्सियत, उसके किरदार को कहनाने का बायस बन सकते हैं। वो खामोश हो गया था। शाहरसफन, तुमने तो मुझे जज्बाती कर दिया। मैं अपने नन्हे से शहरयार को अपने जहन में कुछ ऐसा देख रहा हूँ जैसे बूटा सिंह या फिर फूलन देवी या। प्लीज़ दाऊद भाई, मैं बहुत सीरियस हूँ। वो उसकी बात काट कर बोला।
मैं जानता हूँ तुम बहुत सीरियस हो और मैं नहीं चाहता कि तुम सीरियस रहो। मुझे तो लग रहा है कि मैंने मज़ीद तुम्हारी ऐसी सड़ी हुई बातें सुन ली तो अभी मैं सेहरा बांधकर काजी साहब के सामने जा बैठूंगा। वो जानबूझकर इस अंदाज में बात कर रहा था ताकि उसे उसकी मखसूस कैफियत से बाहर निकाल सके। तुम तो माशाल्लाह मुझे बिल्कुल एक मुकम्मल शख्सियत के ढांचे में ढले नज़र आते हो। तुम्हारे किरदार और शख्सियत में तो कोई कमी नज़र ही नहीं आती मुझे। उसकी बात पर असफन के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। आपने कभी मुझे मेरे दूसरे फ्रेंड्स के साथ नहीं देखा ना। जलन और हसरत से मर मर जाता हूँ जब जब वो अपनी वालदाओं का जिक्र करते हैं। सहना बहुत अच्छी हैं, मेरा ख्याल रखती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई माँ अपने बेटे का रख सकती हैं। लेकिन खैर वो खामोश हुआ था, फिर सर झटक कर बोला, खैर मेरा जिक्र छोड़िए, अपनी बात कीजिए। मैं तो कहता हूँ सारे किस्से पर ही मट्टी डालो। दाऊद काफ़ी से ज़्यादा ढीठ था। ओके, एज़ यू विश। असफंद एकदम ही खड़ा हो गया था। चलता हूँ। अरे सुनो तो, नाराज़ हो गए हो? वो भी उसके साथ उठ खड़ा हुआ। नहीं दाऊद भाई, आपका अपना मसला है, मैं तो सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। आपकी मर्ज़ी नहीं तो मैं या कोई भी और शख्स आपको मजबूर नहीं कर सकता। वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था। दाऊद को पहली बार अंदर ही अंदर थोड़ी सी अजीब कैफियत का शिकार होना पड़ा। वो उसे मेन गेट तक छोड़ने आया था। असफंद, इस बात की क्या गारंटी होगी कि वो औरत मेरे बच्चे को माँ की तरह ही प्यार देगी, वो उसे सौतेलेपन का शिकार नहीं होने देगी। वो गेट से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था जब उसने दाऊद की आवाज़ सुनी। मोहब्बत की कोई गारंटी नहीं होती। मोहब्बत गारंटी से मबरा किस्म की चीज़ है। हम किसी से स्टाम्प पेपर पर तो नहीं लिखवा सकते क्या वो हमारे बच्चे को माँ का प्यार देगी या सौतेली माँ का। उस किसान की फसल हमेशा अच्छी होती है जो पूरी उम्मीद होकर बीज बोता है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही मिलेगा ना, वो नसीहत अमेज़ अंदाज में कह रहा था। अच्छा नहीं, अच्छी, मुझे अच्छी चाहिए, दाऊद ने मुस्कुरा कर कहा। तो असपन भी हंस दिया। ओके, अच्छी सोचेंगे तो अच्छी ही मिलेगी। और मेरे बाप ये भी बता दो कि ये अच्छी कहाँ से मिलेगी, दाऊद ने कहा। असपन फ्रंट डोर खोलकर गाड़ी में बैठ चुका था। आप इस बारे में परेशान मत हो, ज़ैनब है ना, हमें अच्छी ढूंढ कर देंगी इंशाल्लाह। वो गाड़ी भगाने से पहले ये कहना नहीं भूला था। शहरी, एक बात पूछूं? वो उसे अपने पहलू में लेटाया, उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे शायद अभी नींद नहीं आ रही थी। पापा, मुझे पता आप कहोगे 5 का टेबल सुनाओ। मैं सो गया हूँ पापा। वो फ़ौरन करवट बदलकर आंखें बंद कर चुका था। दाऊद को हंसी आ गई। नहीं शैतान, टेबल नहीं सुनना मुझे, इधर देखो मेरी तरफ। उसे गुदगुदाकर अपनी तरफ मतवज्जे कर रहा था। सुनो, तुम्हें मम्मी कैसी लगती हैं? असफन की बातों ने उसे कुछ मोहतात कर दिया था। वो देखना चाहता था कि उसका बेटा क्या महसूस करता है, क्या सोचता है। मम्मी? वो एकदम ही उठकर बैठ गया था। बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी, बिल्कुल सिंड्रेला जैसी। और आपको पता है वो मुझको बहुत प्यार करती हैं, नूडल्स भी बनाती हैं। और मेरे नेल्स कितने गंदे हो रहे थे, कल उन्होंने सब काट दिए। अपने दोनों हाथ उसके सामने फैलाकर बोला। एक लम्हे को तो दाऊद समझ ही नहीं पाया कि वो किसके बारे में कह रहा है। पापा, वो अब उसके पेट पर चढ़कर बैठ गया था, जो इस मौजू के लिए उसकी गर्मजोशी जाहिर करता था। पापा, वैसी अम्मी हम नहीं ला सकते, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो उसके सीने पर सर रख के कह रहा था। असफन लाला कहते हैं जिनकी मम्मी होती हैं वो कभी गंदे यूनिफॉर्म में स्कूल नहीं जाते, वो स्कूल से लेट भी नहीं होते। और फिर कितना मज़ा आता होगा ना जब पेरेंट्स डे पर दोनों स्कूल आते होंगे, पापा भी मम्मी भी, है ना पापा? उसकी आवाज़ पर नींद गालिब आ रही थी। दाऊद खामोशी से उसे सुन रहे थे। लंच भी जला हुआ नहीं बनाती मम्मी, फिर कैंडा मेरा मजाक भी नहीं उड़ाएगा। मेरी बर्थडे पर केक भी मम्मी घर में बना लिया करेंगी, जैसे मावा की बर्थडे पर ज़ैनब मम्मी बना लेती हैं। वो छोटी छोटी ख्वाहिशें बयान कर रहा था। शहरी, ये सब तुमसे असफन ने कहा है? दाऊद ने उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कुछ खोए खोए लहजे में पूछा। नो पापा, असफन लाला कहते हैं कोई बात नहीं, जो तुम्हारी मम्मी नहीं है, ज़ैनब मम्मी भी तो तुम्हारी मम्मी है। मैंने उनसे पूछा था कि मैं उनको थोड़े दिन के लिए अपने घर ले जाऊं, वो मुंह लटका कर कह रहा था। दाऊद बेटे की उस अनोखी फरमाइश पर मुस्कुरा दिया। फिर क्या उन्होंने कहा? ये भी तो तुम्हारा ही घर है, एक ही बात है। उसकी आवाज़ बहुत धीमी हो गई थी। वैसे पापा, हम उनको थोड़े दिन के लिए अपने घर लाएंगे ज़रूर, बस एक दिन के लिए, ठीक है पापा? ठीक है ना? दाऊद खामोशी से उसे सुन रहा था। ओह, ये पाकिस्तान का ट्रैफिक, खुदा ही महफूज रखे, अकबर ने उसके कैबिन में कदम रखते हुए शायद अपने पीछे आने वाले किसी शख्स से कहा।
दाऊद की उंगलियां तेज़ी से कीबोर्ड पर मुतहरिक थी। उसने अकबर की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका तो ये तकिया कलाम था, हर वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ चीज़ों के मुतालिक अपनी परेशानी का इजहार करते हुए खुदा से हिफाजत की दुआ करना। दाऊद जानता था दोनों चीज़ें डीठ हैं। पाकिस्तान के मसाइल जो सुधरने का नाम नहीं लेते, और अकबर जो खुद कभी बोलता है और दूसरों को भी हिलाता है। वो अपने काम की तरफ मुतवज्जे रहा। उसका क्लाइंट आने वाला था। दाऊद, ये पाकिस्तान का ट्रैफिक, तौबा तौबा। अब उसने बाकायदा कानों को हाथ लगाया। दाऊद थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर उसे तसल्ली देने वाले अंदाज में बोला, ये तो कुत्ते की दुम है भाई, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। इतना खौफनाक एक्सीडेंट हुआ है, अभी देख कर आ रहा हूँ। ये हफीज़ सेंटर के पास कोई एक आध तो मौके पर ही इन्ना लिल्ला हो गया था, और फिर लोगों का हजूम। ये नहीं कि कोई आगे बढ़कर मदद कर दे, सब तमाशा देख रहे हैं। वो सब कुछ आंखों से देख कर आया था, इसलिए काफ़ी से ज़्यादा परेशान और अफसुर्दा हो रहा था। दाऊद को भी दुख हुआ। ये सब हुआ कैसे? अपना काम छोड़कर वो तफसील सुनने लगा। तुम्हें पता तो है मौसम कैसा हो रहा है, हर तरफ धुंध की चादर छाई हुई है। वैन वाले ज़माने भर के बदलिहाज वाक़े हुए। वो ड्राइवर्स की रेस लगी थी। तेज़ रफ्तारी में एक कार को टक्कर मार दी। एक ही आदमी था गाड़ी में, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। आई एम श्योर ही इज़ एक्सपायर्ड। वैन के मुसाफिर में से भी कुछ लोग ज़ख्मी हुए, काफ़ी ज़ख्मी थे। मरे नहीं तो मर जाएंगे। खुदा का नाम लो अकबर, कैसी बातें कर रहे हो। खुदा सचमुच महफूज रखे हमें भी और बाकी सबको भी। उसने कानों को हाथ लगाया। अगरचे ऐसे हादसात कोई अनोखी या अनहोनी बात नहीं थे, लेकिन सुबह ही सुबह ऐसी बातों को सुनकर तमाम दिन तबीयत मकदर सी रहती है। दाऊद से भी कोई काम ना हो पाया। अकबर ने तमाम कॉलीग्स को तफसील से बताया था। ऑफिस में भी यही मौजू ज़ेरे बहस रहा। हफीज़ सेंटर उनके ऑफिस के बिलमुकाबिल ही तो था। घर वापस जाते हुए दाऊद ने वहाँ ट्रैफिक और लोगों का हजूम बेकरार देखते हुए सुबह होने वाले हादसात के निशानात खोजने चाहे थे, मगर ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी ट्रैफिक की तेज़ रफ्तारी से कहीं ज़्यादा थी। उसे लोगों के चेहरे और तारकोल की सड़क की सतह एक सी नज़र आई, करख्त और बेहिस, लाताल्लुक और गुमशुदा। पापा, असफन लाला अभी तक नहीं आए। मेज़ की चिकनी सतह पर अपनी दोनों कोहनियाँ टिकाए और हाथों के प्याले में चेहरे को सजाए वो बहुत देर से उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो शायद किसी ज़रूरी काम में फंस गया था, इसलिए अभी तक नहीं आया था। आता ही होगा, थोड़ा सब्र से काम लो बेटा। वो मेल कप्सन की हैब्रियो हार्ट में मुकम्मल तौर पर खोया हुआ था। उन्होंने वादा किया था मुझसे, और मवा से भी आज पार्क जाएंगे। वो शिकायत अमेज़ अंदाज में बोला था। कितनी देर हो गई पापा? बाप को अपनी तरफ मुतवज्जे ना पाकर वो उसके करीब चला आया, फिर उसके कंधे को हिलाते हुए बोला, ओके बाबा, लाओ कार्डलेस, अभी पूछ लेता हूँ। उसे बेटे पर तरस आ ही गया था। टीवी पर ही नज़रें मरकूज़ किए हुए उसने नंबर मिलाया था, लेकिन मुसलसल घंटी के बावजूद कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसकी नज़रें टीवी पर अटकी थी, इसलिए ज़रा कोफत हुई। उसने फिर कोशिश की थी, मगर अभी भी साबका सूरत हाल थी। शहरी, बेटा वो घर से निकल चुका है, बस आता ही होगा। शहरियार जो उसे देख रहा था, इस जवाब पर काफ़ी बदमज़ा हुआ। वो जूतों समेत बाप की गोद में सर रखकर लेट गया था। फिल्म और अदाकार दोनों ही दाऊद के पसंदीदा थे, इसलिए उसकी सारी तवज्जो टीवी पर थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि शहरियार उसकी गोद में ही सर रख के सो चुका है। फिल्म खत्म हुई तो उसने देखा था शहरियार को उसके जूते वगैरह उतार कर बिस्तर पर सुलाने में उसे मज़ीद टाइम लग गया। इस काम से फारिग हुआ तो तकरीबन मगरिब की अज़ान को भी 15 मिनट गुजर चुके थे। उसने दोबारा असफंद के घर फ़ोन मिलाया था, मगर जवाब अभी भी नदारुद। उसे हैरत होने लगी थी। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था कि शहरियार से वादा करने के बावजूद असफंद उसे लेने के लिए ना आया हो। पार्क नहीं जाना होता था तो वो उसे घर ले जाया करता था। इसके अलावा वो इतना जिम्मेदार था कि अगर किसी वजह से ना आ सकता तो फ़ोन करके बता ज़रूर दिया करता था। आध घंटे गुजरने के बाद उसने दोबारा कोशिश की थी, और फिर हर आध घंटे के बाद वो फ़ोन मिलाकर चेक कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। अब वो हैरान होने के साथ साथ परेशान भी हो रहा था। घर में सभी लोगों की गैर मौजूदगी किसी बड़े मसले को जाहिर कर रही थी। यही सोचते सोचते वो नींद की वादी में खो गया था। रात के किसी पहर फ़ोन की मुसलसल बजती घंटी से उसकी आंख खुली थी। हेलो, कौन साहब बात कर रहे हैं? उसने मदहोश लहजे में पूछा, लेकिन दूसरी तरफ से जो बात उसने सुनी थी उसने उसकी नींद को एकदम उड़ा दिया था। दाऊद भाई, मेरे डैड नहीं रहे। दाऊद भाई, ये तो अच्छा नहीं किया डैड ने, ये तो गलत बात है, ये तो बेवफाई है। मुझे अब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो मुझे छोड़कर चले गए। जाना था तभी चले जाते। जब माँ चली गई थी मैं भी जिंदा रह लेता माँ बाप के बगैर, लेकिन ये तो बेवफाई है, ये तो बेईमानी है, ये सब बड़ी बेईमानी है दाऊद भाई।
वो उसके सामने बैठा अटक अटक कर बोल रहा था, लेकिन आंसू बहुत रवानी से उसकी आंखों से बह रहे थे। खिज़र साहब के इंतकाल को 10 रोज़ गुजर चुके थे। इस दौरान दाऊद ने एक मर्तबा भी असफन को बेकाबू होते नहीं देखा था। वो बेहद अफसुर्दा था, गम उसकी आंखों में मुंजमद होकर रह गया था। वो अपनी नन्ही सी बहन को बिल्कुल अपने सीने से लगाए रखता था, जैसे कोई परिंदा अपने नौमौलूद को परों में दबकाए रहता है। वो अपनी माँ से बिल्कुल ऐसे पेश आ रहा था जैसे कोई यतीम बेटा अपनी बेवा माँ से पेश आ सकता है। दाऊद ने उसको ऐसे दीवानों की तरह रोते नहीं देखा था जैसे अब वो उसके सामने बैठा रो रहा था। दाऊद हर रोज़ वक्त निकालकर शाम को उसके पास ज़रूर जाता था ताकि उसका गम बांट सके। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि हफीज़ सेंटर के पास उस रोज़ होने वाले खौफनाक एक्सीडेंट में असफन के वालिद फौत हुए हैं। ये बात उसे वहाँ जाकर पता चली थी। उसे खिज़र साहब से मिलने का काफ़ी शौक़ था, लेकिन इस किस्म की मुलाकात का उसने कभी नहीं सोचा था। मुसलसल 10 रोज़ से वो उनके साथ करके फ़र्द की तरह रह रहा था। उसने सिर्फ एक मरतबा जनाजे के वक्त ज़ैनब को देखा था और उसे उस लड़की की किस्मत पर दुख हुआ था। उसे असफन के सब्र और इस्तकामत पर रश्क आया था। वो इतनी सी उम्र में इतना बड़ा गम इतने हौसले से संभाल रहा था। उसने उसे रोने दिया था। वो ड्राइंग रूम में बैठे थे। असफन, प्लीज़ मेरे भाई, इस तरह मत सोचो, ये तो असूल ज़िंदगी है, जाने वालों को रोका नहीं जा सकता। वो उसे अपने साथ लगाए तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। प्लीज़ दाऊद भाई, मुझे रो लेने दें, मुझे मत रोकिए। मैं इतने दिन से खुद को संभाल रहा हूँ, मैं बहुत दिन से सब्र कर रहा हूँ, लेकिन अब अगर मैंने अपने गम को अंदर ही रहने दिया तो मैं मर जाऊँगा। मैं बहुत बर्दाश्त कर सकता, मैं नहीं कर सकता दाऊद भाई, मैं नहीं कर सकता। वो उससे लिपटा हुआ बोल रहा था। आंसू मुसलसल उसकी आंखों से टपक रहे थे। दाऊद उसके आंसुओं की नमी अपने शर्ट के कंधे पर महसूस कर सकता था। मैं कभी किसी के आगे नहीं रोया, मैं अपने दुख की तशहीर पसंद नहीं करता। खिज़र को दफन करके आने के बाद ख़ानदान के किसी बुज़ुर्ग ने जब उसे रोने का मशवरा दिया था और उसे रुलाना चाहा था तो उसने कहा था, और आज इतने दिन गुजरने के बाद वो उसके कंधे से लगा रो रहा था, डैड को जाना ही था तो मुझे अपनी आदत क्यों होने दी, मुझे अपना इस कदर आदी क्यों बनाया। मैं नहीं चल सकता दाऊद भाई, मैं एक कदम नहीं चल सकता उनके बगैर। मुझे उनकी ज़रूरत है, मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। मवा को उनकी ज़रूरत है और ज़ैनब को भी, हम सबको दाऊद भाई। हम कैसे रहेंगे उनके बगैर। उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं सोचा। वो सिसक रहा था। दाऊद ने भी अपनी आंखों से नमी को उमड़ता देखा। वो अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। दाऊद भाई, मैं बहुत छोटा हूँ दाऊद भाई, मैं तो किसी काबिल नहीं। मैं कैसे दाऊद भाई। वो हिचकियाँ लेने लगा था। दाऊद ने उसे बाहों में ले लिया। वो उसे खुलकर रोने देना चाहता था। दाऊद भाई, मेरा ज़िंदा रहने को जी नहीं चाहता। डैड के बगैर ज़िंदगी में कोई चाम नहीं है। वो उसके सामने बैठा झुके हुए सर के साथ कह रहा था। वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। उसकी आंखों के नीचे मौजूद स्याह रंग के हल्के उसकी निशानदेही करते थे कि वो बहुत दिन से ठीक तरीके से सो नहीं पाया। खिज़र की वफ़ात को अगरचे 2 माह का अरसा गुजर चुका था, लेकिन उनकी ज़िंदगियाँ अभी भी अदम तवाज़ुन का शिकार थी। दाऊद खुद ही वक्त निकालकर 3-4 दिन बाद उससे मिल आया करता था। ज़ैनब इद्दत में थी, इसलिए वो उसके सामने नहीं आती थी। असफन, इधर देखो मेरी तरफ। दाऊद ने उसका हाथ थामकर उसे अपनी तरफ मतवज्जे किया। मेरे बच्चे, बात बहुत पुरानी सही, लेकिन है 101% हकीकत पर मबनी। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। ज़िंदगी बहुत अजीब चीज़ है असफन। इसके पाँव को वक्त के पहिए लगे होते हैं जो उसे किसी लम्हा क़याम नहीं करने देते। ये ज़िंदगी है, ये रुक नहीं सकती, और अगर ये रुक जाए तो इसे ज़िंदगी नहीं कहते। वो बहुत मोहब्बत से उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। ये रुक जाना, ठहर जाना तो खड़े पानी की खसूसियात है, और ये खसूसियात ज़िंदगी को नहीं, इंसान को तफवीज़ की गई हैं, जिन्हें वक्त पर मर जाना है, सड़ जाना है। ज़िंदगी के ठाठे मारते समंदर को ये खसूसियात सजती नहीं। हम वक्त रवानी इसकी खसूसियत ही नहीं, इसकी किस्मत भी है। वो अपनी तरफ से उसे समझाने की मुकम्मल कोशिश कर रहा था। उसने लम्हा भर के लिए उसे देखा। उसके लबों पर बहुत बेचारी सी मुस्कुराहट थी। दाऊद भाई, फ़लसफ़ा बिज़नेस की फील्ड में अप्लाई नहीं होता। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मैं बिज़नेस नहीं समझ सकता। मुझे पैसा खर्च करना तो आता है, लेकिन मुझे पैसा बनाना नहीं आता। डैड ने कभी मुझे ऑफिस आने दिया, ना ही मुझ पर कोई जिम्मेदारी आयद की। वो अपने हाथों को अपनी थोड़ी पर फेर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आती दाऊद भाई, मैं तो बिल्कुल अनाड़ी हूँ। वो काफ़ी से ज़्यादा परेशान था। दाऊद खुद नौकरी पेशा था, उसे खुद भी बिज़नेस के असरार और रमूज से वाकफियत नहीं थी। तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया वाले प्लान का क्या बना? उसने इस्तफार किया।
वो तो अब आप ख़त्म ही समझो, फ़िलहाल तो पेंडिंग में है। इंस्टीट्यूट ने मेरी डिपोज वापस नहीं की, बल्कि नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए ट्रांसफ़र कर दिए। मैं चाहूँ तो अगले सेमेस्टर से सेशन ज्वाइन कर सकता हूँ। उसके एक एक अंदाज से बेबसी टपक रही थी। दाऊद जानता था वो अपनी तालीम को लेकर किस कदर संजीदा रहा है। कुछ अर्सा पहले जब उसका एडमिशन हुआ था तो उसकी एक्साइटमेंट काबिल-ए-दीद थी। मेरी मॉम इस इंस्टीट्यूट की गोल्ड मेडलिस्ट थी। खुशी से बेकाबू होते हुए उसने दाऊद को बताया था बाप की मौत ने उसके सारे ख्वाब, सारे आदर्श ख़त्म कर डाले थे। ज़ैनब कैसी हैं? दाऊद ने बहुत झिझकते हुए पूछा था। उसे अभी तक उस लड़की के लिए कोई अलकाब नहीं मिला था। बेहतर है, ठीक है। उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। इतनी देर इंतज़ार का ये सिला मिला। कभी कभी तो वो मुझे अपने से ज़्यादा बेचारी लगती है, लेकिन बहुत सब्र और हौसले वाली हैं। शुक्रगुजार किस्म की खातून, हर चीज़ पर शाकिर। मैंने कभी उनके मुँह से कोई शिकवा नहीं सुना। दाऊद पूछना चाहता था कि इतनी देर इंतज़ार से उसकी क्या मुराद है, मगर फिर कुछ सोचकर वो खामोश रहा। सब लोग चले गए हैं शायद, दाऊद ने खाली लाउंज को देखते हुए पूछा। उनके कुछ रिश्तेदार खिज़र की वफ़ात के बाद से उनके यहाँ ही मकीम थे। जी हाँ, वो उकता कर बोला। सगे रिश्तेदार तो थे नहीं, डैडी के दूर पार के कज़न वगैरह थे। डैड की लाइफ में कभी यहाँ आए ही नहीं थे। अब उनके इंतकाल के बाद कई लोगों में से मैं पहली मर्तबा मिला हूँ। तुम्हारे चचा वगैरह या दादा? सच कहूँ दाऊद भाई, डैड ने कभी इस बारे में मुझसे बात नहीं की। रिश्तेदार होंगे, यकीनन होंगे। ज़ैनब भी डैड की फ़र्स्ट कज़न है, लेकिन उन लोगों ने मुझे कभी बताया ही ना ही मिलवाया। लम्हा भर रुका। नाना नानी ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका। इसका मतलब वही लोग तुम्हें स्पॉन्सर कर रहे हैं? दाऊद ने पूछा। सपोर्ट कर रहे हैं, स्पॉन्सर नहीं, उसने तसल्ली की। मामू चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान छोड़कर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाऊं। वो तो डैड के भी पाकिस्तान में रहने के हक़ में नहीं थे, लेकिन डैड ने कभी इस ज़मन में सोचा ही नहीं था। दाऊद खामोशी से उसे सुनने लगा था। उससे उसकी गुफ्तगू से उसके इरादों का पता नहीं लग पा रहा था। मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ। उसने खुशगवार हैरत में घिरकर एयरपीस को देखा। उसने पहली मर्तबा उसे खुद फ़ोन किया था। जी मैंने पहचान लिया। खैरियत से हैं आप? जी करम है अल्लाह का। दरअसल मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, वो कुछ झिझकते हुए कह रही थी। जी प्लीज़, मैं हमतन गोश हूँ। उसने समाअतों को मुकम्मल तौर पर उसकी आवाज़ की सिमत लगाया। असफन ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। दाऊद को उसके लहजे में कर्ब महसूस हुआ। ओह, ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत मुबारक हो आपको। वो इसके अलावा और क्या कहता? ज़ैनब दूसरी तरफ चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई थी। जी है तो खुशी की बात, बहुत खुशी की बात है, लेकिन वो फिर खामोश हो गई। आपको जो कहना है बिला झिझक कहिए, उसने किसी कदर अपनायत से कहा। बाखुदा दाऊद साहब, मैं असफन की तालीम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मेरी भी ख्वाहिश है कि वो ज़िंदगी में आला मकाम तक पहुँचे, उसका मुस्तकबिल बहुत शानदार हो। लेकिन दाऊद साहब, खिज़र के बाद वही तो हमारा सहारा है। मैं जानती हूँ कि माशाल्लाह फाइनेंशियली हम सब स्ट्रॉन्ग हैं और इंशाल्लाह इस ज़मन में कभी कोई मसला होगा भी नहीं। खिज़र ने बहुत कुछ छोड़ा है, लेकिन रुपए इंसानों का निमूल बदल तो नहीं हो सकते ना। इंसान की कमी तो इंसान ही पूरा कर सकता है। आप समझ रहे हैं ना? वो बहुत लजाजत से कह रही थी। दाऊद को उसके सारे किस्से में अपना किरदार समझने में दुश्वारी हुई। जी मैं समझ रहा हूँ, वो इतना ही कह सका। असफंद आपकी बात को बहुत अहमियत देता है। आपकी राय उसके नज़दीक हमेशा अहम होती है। आप उसे समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। मैं आपकी बात से इत्फाक करता हूँ मिसेस ज़ैनब, लेकिन जहाँ तक मैं असफंद को समझ पाया, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। बात वो सबकी सुन लेता है, लेकिन करता वही है जो उसकी अपनी मर्ज़ी होती है। अगर वो फ़ैसला कर चुका है तो वो उसको बदलेगा नहीं। वो इस काबिल है कि मेरी हर दलील को अपनी बेहतर और मुअस्सर दलील से रद्द कर सके। उसने साफ साफ सारी सूरत हाल उसे बता दी थी। मैं भी उसकी फितरत से बाखूबी आगाह हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ आप एक ट्राई ज़रूर करें प्लीज़। उसके लहजे में लजाजत सी। डोंट वरी, एक ट्राई तो मैं ज़रूर करूँगा, उसने मुस्कुरा कर कहा। एक और दरख्वास्त, असफन से मेरा जिक्र मत कीजिएगा प्लीज़। एक बार फिर डोंट वरी, मैं नहीं करूँगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहकर फ़ोन रख दिया था। असफन से खुद बात करने की नौबत नहीं आई थी। वो शाम को उससे मिलने आया था और उसने उसे खुशखबरी देने वाले अंदाज में अपने ऑस्ट्रेलिया जाने की बात बताई थी। वो इतना खुश दिखाई दे रहा था कि दाऊद को समझ ही नहीं आया कि वो उससे किस तरह बात करे। अच्छी बात है, बहुत मुबारक हो तुम्हें। मवा की स्कूलिंग तो वहीं से होगी फिर। उसने जानबूझकर मवा का नाम लिया।
ज़ैनब और मवा तो पाकिस्तान में ही रहेंगे दाऊद भाई। मामू खुद भी अगले 5 साल तक पाकिस्तान शिफ्ट होने का इरादा रखते हैं। वहाँ का आज़ाद माहौल हमारे घरों की ख़वातीन के लिए मुनासिब नहीं है। मैं खुद मुस्तकिल रहने की गर्ज से नहीं जा रहा। डिग्री मुकम्मल करके वापस आ जाऊँगा। उसके मुंह में उसके मामू की ज़बान थी। यकीनन उसे बहुत अच्छी तरह ब्रेन वॉश किया गया था। दाऊद ने कदरे हैरत से उसे देखा, वो जो अपनी नन्ही बहन के बगैर 4-5 मिनट नहीं गुजार सकता था, 4-5 सालों के लिए उससे दूर जा रहा था। डैड ने स्टाफ बहुत दयानतदार किस्म का रखा हुआ था। वो सब के सब काबिल एतमाद लोग हैं। इकॉनमिकली इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा दाऊद भाई। मामू अगले साल तक आ जाएंगे तो वो संभाल लेंगे। वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। दाऊद को उसने तफसील से बताया और दाऊद को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि उसके मामू सचमुच बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। हस्बैंड को अपने काबू में करके उसका बिजनेस हथिया लेना कोई छोटी बात नहीं थी। वो ये सब बातें हस्बैंड को समझाना चाहता था, लेकिन वो जानता था हस्बैंड ये बातें समझेगा नहीं। समझ जाएगा तो बुरा मानेगा। और बहरहाल वो उसके बड़े भाई जैसा ज़रूर था, उसका बड़ा भाई नहीं। पापा पापा इधर देखिए, वहाँ मावा है और ज़ैनब मम्मी भी। शहरयार ने उन्हें बहुत अरसा बाद देखा था, इसलिए वो खुशी से बेकाबू होकर चिल्ला रहा था। दाऊद ने मुड़कर उस सिमत में देखा और फिर एक घुटती हुई निगाह उस पर डाली। खामोश, कोई ज़रूरत नहीं उस तरफ देखने की या उन्हें मुखातिब करने की। ओके। छुट्टी का दिन था और वो मुकम्मल तौर पर छुट्टी मनाने के मूड में था। उसे नहायत ज़ाती ज़रूरत का सामान खरीदना था, जैसे टूथपेस्ट, शैम्पू वगैरह। इसीलिए शॉपिंग सेंटर आते हुए उसने कपड़े बदलने का तकल्लुफ़ नहीं किया था। कपड़े नहीं बदले थे तो शेव कैसे कर लेता। शिकन टी शर्ट और ट्राउज़र के साथ घरेलू स्लीपर पहने वो बहुत मज़े से शेविंग ब्रश देख रहा था जब शहरयार ने उसकी तवज्जो उस तरफ मबजूल करवाए। वो कोई दूसरी तरफ ग्रॉसरी वगैरह टाइप शॉपिंग कर रही थी। दाऊद के गुमान में भी नहीं था कि यहाँ उससे मुलाकात हो सकती है। हस्बैंड को ऑस्ट्रेलिया गए 2 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका था। इस दौरान दाऊद ने 2-1 मरतबा फ़ोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की थी, चूँकि ज़ैनब खुद फ़ोन का तकल्लुफ़ नहीं करती थी, इसलिए दाऊद खुद भी नहीं करता था कि ये उसे कुछ मुनासिब नहीं लगता था। दाऊद के बरक्स ज़ैनब काफ़ी ठीक ठाक हुलिये में थी। वो उससे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन मर्दाना खसलत के हाथों मजबूर होकर उसने भरपूर निगाह ज़रूर डाली थी। वो स्याह रंग के शलवार कमीज़ में मलबूस थी और स्याह रंग उस पर जच भी बहुत रहा था। दाऊद रज़ा फैसला नहीं कर पाया कि वो स्याह रंग की वजह से खूबसूरत दिखाई दे रही है या स्याह रंग उसकी वजह से आंखों को इतना भला महसूस हो रहा है। पापा आइए ना, उनसे मिलते हैं। शहरयार ने उसकी उंगली खींची। खामोश पापा के बच्चे। उसने शहरयार के मुंह पर हाथ रखा। इतने ख़राब हुलिये में वो कम अज़ कम इतनी खूबसूरत खातून से नहीं मिल सकता था, जबकि शहरयार की बेचैनी काबिले दीद थी। पापा प्लीज़, वो इल्तिजा पर उतर आया था। शहरी यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने शेव नहीं की हुई। वो नादिम लहजे में बोला। कोई बात नहीं, मैंने भी तो नहीं की। वो डांटेंगी थोड़ा ही। मुझे पता है मेरे बाप, अब चलो यहाँ से, वो बोला। इससे पहले कि शहरयार पर काबू पाया जाता, वो उंगली छुड़वाकर ज़ैनब मम्मी चलाता हुआ उसकी तरफ लपका और लम्हे बाद ही वो उसकी टांगों से लिपटा हुआ था। मरते क्या ना करते के मुसादिक वो भी उसी तरफ आ गया। सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी उसे अपने पाँव में पहने हुए हवाई स्लीपर से हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने बहुत बेचारगी से कहा था। वालेकुम अस्सलाम। वो खुद शहरयार के उस वालहाना अंदाज से कुछ बौखला सी गई थी। ये शहरयार दरअसल तंग कर रहा था। मैं इसको दिल दिल में अपने बेटे को उसने मोटी सी काली से नवाजा था। वो उस लम्हे खुद को बाप की बजाय किडनैपर महसूस कर रहा था। इट्स ओके दाऊद साहब, बच्चा है, मुस्कुराते हुए जैसे उसे इतला दी गई थी। मिजाज तो अच्छे हैं आपके, वो मुस्कुराकर पूछ रही थी। दाऊद को महसूस हुआ जैसे वो उसका मजाक उड़ा रही है। किस कमबख्त ने कहा था इतने ख़राब बोलिए में मार्केट आने को, अब खुद ही भुगतो, उसने खुद से कहा था। सर झुकाए कुछ कंफ्यूज और पजल सा दाऊद ज़ैनब को तहरीर में मुब्तला कर रहा था। पापा, ज़ैनब मम्मी ने पूछा है कुछ। उसे शायद लफ्ज़ मिजाज समझ नहीं आया था, इसलिए बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गया। जी जी हाँ जी बिल्कुल ठीक, वो बुड़बुड़ा कर बोला। नज़र मुसलसल हवाई चप्पल को घूर रही थी। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। बहुत फीकी सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आई थी। दाऊद ने उसके चेहरे पर फैले हज़्ज़ो मलाल को बगौर देखा। आप अकेली हैं? उसने हवाई चप्पल को भुलाकर किसी ख्याल के तहत पूछा। नहीं, ये मवा जो है। उसकी बात पर दाऊद मुस्कुराया। मेरा मतलब है अगर आप अकेली हैं तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं बहुत शुक्रिया, मैं कैब से चली जाऊँगी, मैं कैब से ही आई थी, वह मुस्कुराते हुए कह रही थी। ये कहाँ लिखा है कि अगर आप कैब से आई थी तो वापस भी कैब से जाएंगी? अब की बार वो दोनों एक साथ मुस्कुराए थे।
घर के आगे उतरकर ज़ैनब ने उसे चाय की ऑफ़र की थी। शहरयार फ़ौरन अंदर जाने को तैयार था, लेकिन दाऊद की कड़क निगाह से घबरा कर बोला, नहीं ज़ैनब मम्मी, अभी हम घर जाएंगे, फिर शेव करके आएंगे। ज़ैनब ने पहले उसकी तरफ देखा, फिर दाऊद के अनशेव्ड चेहरे की तरफ देखकर सब समझ गई थी। उनके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट हंसी में बदल गई थी। ताबूत में शायद पहला कील लगा था। असफर ने एक रूटीन बना रखी थी, हर रोज़ बच्चों को घुमाने ले जाना या फिर इंडोर गेम्स में ही उनको मसरूफ़ रखना। खिज़र की वफ़ात और असफर की ऑस्ट्रेलिया रवानगी ने इस रूटीन को बिल्कुल चौपट कर दिया था। दाऊद हर वीकेंड पर शहरयार को आउटिंग के लिए ज़रूर ले जाता था। असफर के जाने के बाद वो मवा को भी ले जाने लगा। इस तरह से वीकेंड पर वो अपना सारा वक्त उन दो बच्चों पर ही सर्व कर देता। कभी सनत बात, कभी सोजो वर्ल्ड। एक बार बच्चों के लिए पपेट्स की एग्जीबिशन लगी तो दोनों वहाँ भी ले गया। इस दौरान उसने कभी ज़ैनब को अपने साथ चलने की दावत नहीं दी और ज़ैनब ने भी कभी साथ जाने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वो मवा को लेने घर जाता, गेट पर ही हेलो हाय होती, फिर वापसी पर वो मवा को छोड़कर गेट पर ही बाय शाय कहकर वापसी की राह ले लेता। ज़ैनब बहुत मोहतात ज़िंदगी गुजारने की आदी थी। ये दाऊद को बहुत शुरू में ही पता चल गया था, इसलिए वो खुद भी बहुत ध्यान रखता था। उस रोज़ वो शहरयार को होमवर्क करवा रहा था जब नोटबुक निकालते हुए उसके बैग से चॉकलेट बरामद हुई। रैपर में अध खाई चॉकलेट थी। ये बाउंटी किसने दी? ऐसी चीज़ें वो खुद उसे दिलाता था और ये चॉकलेट उसने उसे नहीं दी थी, इसलिए किसी कदर हैरानगी से पूछा, मवा ने? मवा ने क्यों? उसका बर्थडे जो था उसने सब फ्रेंड्स को दिया। आपने उसको विश किया? नहीं। शहरयार की सारी तवज्जो मैथ्स के सवालों पर थी। क्यों? याद ही नहीं रहा, वो मासूमियत से बोला। अच्छा, अभी कितना होमवर्क बाकी है? वो कुछ सोचने वाले अंदाज में बोला। थोड़ा सा, मैथ्स का। ओके, जल्दी से कर लो, फिर मवा के घर चलते हैं। फिर सनत बाद? शहरयार खुश होते हुए बोला। दाऊद को हंसी आ गई। नहीं शैतान, उसका बर्थडे है, उसको विश करने जाना है। हाँ ठीक है। घर से बाहर जाने को वो हमेशा ही तैयार रहता था। आध घंटा बाद ही वो शहजान बेकर से केक और ज़रूरी लवाजमात लेकर उनके दरवाजे के बाहर खड़े थे। ज़ैनब के बारे में दाऊद अंदाज़ा नहीं लगा सका था, लेकिन मवा उनके आम से बहुत खुश थी। खुशी से फुदकता हुआ वो नन्हा मुन्ना खिलौना दाऊद को बजाते खुद बहुत खुश कर रहा था, और जो थोड़ी बहुत झिझक वो आने से पहले महसूस कर रहा था वो धीरे धीरे ज़ाहिर हो रही थी। आपने ख्वामखा तकल्लुफ़ किया। मवा ज़िद्दी नहीं है, मैं इसे बहला चुकी थी। केक वगैरह के बाद दोनों बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ हो गए तो ज़ैनब ने कहा, दुरुस्त फरमाया आपने। और कुछ? जाने क्यों दाऊद को उसकी बात पसंद नहीं आई, लेकिन वो अपने तासुरात छुपाकर मुस्कुराते हुए बोला। ज़ैनब ने खजल सी हो गई। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी बात इतनी जल्दी मान ली जाएगी। आप खामोश क्यों हो गई? वो अब भी मुस्कुरा रहा था। ज़ैनब पजल सी हो गई। चल लम्हों के लिए खामोशी का दबीज़ पर्दा उन दोनों के बीच हाल रहा। मौसम बहुत बदल गया है ज़ैनब, आजकल शाम को बहुत अच्छी हवा चलती है। आपने सारी खिड़कियां बंद कर रखी हैं, इन्हें खोल दीजिए, ताज़ा हवा को अंदर आने दीजिए ज़ैनब। लाउंज का तफसीली जायज़ा लेकर उसने ठंडी आह भरते हुए कहा था। ज़ैनब बच्ची नहीं थी जो इस ज़ुमानी बात को समझ ना पाती। उसने एक नज़र दाऊद को देखा, फिर सर झुकाकर बोली, मुझे डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। किससे? हवा से? हाँ हवा से। हवा मुवाफिक ना रहे तो डराने लगती है। दाऊद को उसकी आवाज़ में नमी घुलती हुई महसूस हुई। कोई मसला है क्या? किसी ने कुछ कह दिया ज़ैनब? उसके अंदाज में हद दर्जा अपनायत थी। यह शायद इस अपनायत का असर था कि ज़ैनब फुट फुट कर रोने लगी। दाऊद इस सूरत हाल के लिए तैयार नहीं था। सच शुक्र के दोनों बच्चे उनकी तरफ मतवज्जह नहीं थे। उसे किसी रोती हुई खातून को चुप करवाने का कोई तजुर्बा नहीं था। पहले तो वो हॉनको की तरह उसे देखता रहा, फिर अपनी जगह से उठा, किचन से पानी लाया, उसे पिलाया और फिर बोला, मुझे अपना दोस्त समझो, अच्छी लड़की, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर करो। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। वो बेचारी अलग शर्मिंदा होते हुए बोली। इट्स ओके ज़ैनब, प्लीज़। असफर ने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था, उसका एहसान है मुझ पर। उसके हवाले से ही आप मुझे अपना दोस्त समझकर अपना मसला मुझे बता सकते हैं। शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। वो अभी भी बहुत अपनायत से बात कर रहा था। दरअसल बात यह है कि मैं बहुत बहादुर लड़की नहीं हूँ। मुझे तारीकी से, तन्हाई से खौफ आता है। खिज़र के बाद ज़िंदगी मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो गई है। असफन वहाँ जाकर जैसे हमें भूल ही गया है। उसने फिर सिसकी ली। वो बेरब्त बोल रही थी। फ़ोन वगैरह नहीं करता वो? दाऊद को असफन के रवैये ने हैरत में मुब्तला किया। फ़ोन कट चुका है। उसकी आवाज़ में शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी थी। व्हाट? क्यों?
मैं नहीं जानती, शायद 2 माह से बिल पे नहीं हुआ। पहले भी सब बिल्स वगैरह खिजर के मैनेजर ही देखते थे। असफन जाने से पहले इस किस्म की जिम्मेदारियां उनके सुपुर्द कर गया था, लेकिन वो अच्छे आदमी नहीं है दाऊद साहब, वो बिल्कुल अच्छे आदमी नहीं है। उसने रुक कर सांस लिया। असफन ने कहा था वो मुझे हर माह एक मखसूस रकम खुद दे जाया करेंगे, लेकिन पिछले 2 माह से वो कहीं गायब है। मेरे पास रुपए ख़त्म हो रहे हैं, मुलाजिम भी सब काम छोड़कर जा चुके हैं, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। दाऊद ने देखा, मतलब फिर अब आलूद होने लगा था। बात सचमुच परेशान कुन थी। अल्लाह को भूल गई आप, जिसके साथ खुदा हो वो कभी अकेला नहीं हो सकता। अगरचे आपकी परेशानी बरहक है, लेकिन हर मसला ख़त्म हो जाने के लिए ही पैदा होता है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सुबह ही इंक्वायरी करवाता हूँ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उसने उसे तसल्ली दी थी। उठने से पहले वो असफन का कॉन्टैक्ट नंबर लेना नहीं भूला था। वो ज़ैनब को कुछ रुपए भी देना चाहता था, लेकिन ये भी जानता था कि वो ये रुपए कभी नहीं लेगी, इसलिए ये इरादा तय करके वो वहाँ से उठाया। घर आते ही सबसे पहला काम जो उसने किया वो असफन को ऑस्ट्रेलिया फ़ोन था। असफन अब यहाँ नहीं रहता, वो यहाँ से जा चुका है। एक लंबी इंक्वायरी के बाद उसे जवाब दिया गया था। कहाँ? जब उसने ये सवाल किया तो दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने लाइल्मी का इजहार करके ठग से फ़ोन बंद कर दिया था। सूरत हाल सचमुच परेशान से परेशान तरीन हो रही थी। मैं खुद समझ नहीं पाया कि ये सब हो क्या रहा है। लोग कहते हैं कि वो ऑफिस पिछले कई दिनों से बंद है। लोग ये कहते हैं कि इस फर्म के मालिक का बेटा सब कुछ बेच बाच कर यूरोप जा चुका है, जबकि असफर ने खुद मुझे बताया था कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। उसे सारे वर्कर्स पर एतबार था। उसने लम्हा भर को रुक कर ज़ैनब की शक्ल देखी। उसे उस पर तरस आया था। मैंने असफर को फ़ोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम साबित हुई। कॉल ही नहीं मिलती। मैं आज भी ट्राई करूँगा। दाऊद ने मुबालगा आराई से काम लिया। इतना झूठ ऐसी सूरत हाल में जायज़ था। ज़ैनब के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट ने ज़रा कि ज़रा जलवा दिखाया। आप मुझे बहलाना चाहते हैं तो मैं बहल जाती हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझसे झूठ मत बोलिए। मैंने आज सुबह ही PCO से ऑस्ट्रेलिया फ़ोन किया था। असफन के मामू ने कहा है कि असफन मुझसे बात नहीं करना चाहता। ऑफिस सेल हो चुका है और बैंक अकाउंट में चंद हज़ार के अलावा कुछ नहीं है। अकाउंटेंट ने मुझे 10,000 का चेक वापस करते हुए खुद कहा है कि उसके अकाउंट में इतने रुपए नहीं हैं जितने का चेक मैं लेकर आ गई हूँ। बहुत सब्र से कह रही थी। फाख्ता का चेहरा भी ऐसा ही हो जाता होगा जब सांप उसके सारे अंडे पी जाता था। दाऊद ने दिल ही दिल में सोचा, बचपन की पढ़ी कोई कहानी जहन के नेहा खानों से निकल कर नाचने लगी थी। मैं फिर भी बहल जाती हूँ, मैं फिर भी मुस्कुरा लेती हूँ, लेकिन प्लीज़ दाऊद साहब सच बोलिए। आपका बोला गया सच चाहे बहुत तल्ख हो, बहुत तकलीफ दे हो, लेकिन ये सच मुझे हकीकत पसंद और बहादुर बना देगा। मुझे बहादुर बनने दीजिए दाऊद साहब। बुज़दिल लोगों का सर्वाइवल नामुमकिन हुआ करता है। मुझे सर्वाइव करना अपनी बच्ची के लिए। दाऊद ने दिल ही दिल में उसके जज्बे को सराहा था। आप खुद भी सूरत हाल को समझिए और प्लीज़ मुझे भी समझने दीजिए। असफर ने रवानगी से कबल मुझे ऑफिस के बारे में कुछ नहीं बताया था, बल्कि उसे तमाम वर्कर्स पर मुकम्मल एतबार था। ये कोई लंबा ही खेल है। वो सचमुच इस जगसा पजल को सुलझाना चाहता था। लंबा खेल, लंबी प्लानिंग, लंबा हाथ और लंबा धोखा, जो भी है अल्लाह की मर्ज़ी के तहत है। मैं उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो नहीं चल सकती। दौलत का क्या है, आज है कल नहीं है। मुझे रुपयों का मसला नहीं है। मेरे और असफर के जॉइंट अकाउंट से चेक वापस आया, लेकिन मेरे ज़ाती अकाउंट में अभी भी काफ़ी रकम है। उसने तवक्कुफ़ किया, फिर बोली, असफर को ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं जानती हूँ वो जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं था, और मैं ये भी जानती थी कि वो ये सब अकेले नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो इतनी जल्दी थक जाएगा। इतनी जल्दी के सब छोड़ कर भाग जाएगा। दाऊद को समझ नहीं आया कि वो तसल्ली के 2 बोल कैसे अदा करे। ज़ैनब ने उसकी मुश्किल खुद ही आसान की। जो हुआ बेहतरी के लिए हुआ। आप मेरा एक काम कर दीजिए, काबिल भरोसा और शरीफ फैमिली ढूंढ दीजिए। मैं घर का आधा हिस्सा किराए पर देना चाहती हूँ। एक यही हल मुनासिब तरीन था। आप फिक्र नहीं करें, मैं ये काम इंशाल्लाह बहुत जल्द करूँगा। मिसेज़ रहमान बहुत अच्छी स्टेट एजेंट है, मैं आज ही उनसे बात करूँगा। वो उसके मसाइल को ज़ाती मसाइल के तौर पर ले रहा था। वादा के अन मुताबिक उसने बहुत जल्द उसे किराएदार ढूंढ दिए थे। ज़िंदगी वन वे ट्रैफिक तो किसी के लिए भी नहीं होती। हर शख्स को ही छोटी मोटी परेशानियों से तो गुजरना ही पड़ता है। इस बात का अंदाज़ा ज़ैनब को बहरहाल बहुत अच्छी तरह था। उसने ज़िंदगी में शिकवा करना नहीं सीखा था। वो ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह गुजारने की कोशिश कर रही थी, और इस कोशिश में दाऊद ने उसका बहुत साथ दिया था। उसने उसकी काफ़ी जिम्मेदारियां बांट ली थी, और उसे लगता था वो ये सब इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कर रहा है। तो अनजान लोगों के बीच का ताल्लुक़ शायद सबसे पहले हमदर्दी की शक्ल में ही सामने आता है, फिर यह हमदर्दी मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार करती चली जाती हैं।
मैंने निहारी बनाई है, इत्तेफाक से काफ़ी अच्छी बन गई है। अगर आप नाश्ता कर चुके हैं तो आपकी किस्मत, लेकिन अगर अभी नहीं किया तो आ जाइए, मज़ेदार निहारी आपकी मुंतज़िर है। इतवार के रोज़ नाश्ते से फारिग होकर उसने फ़ोन किया तो ज़ैनब ने हंसते हुए उसे दावत दी थी। वो नाश्ता कर चुका था और उसे निहारी पाए जैसे किसी नाश्ते से कोई शुगफ नहीं था। फिर भी न जाने कि उसने कहा, इतनी अच्छी ऑफ़र हो और मैं इनकार कर दूँ? हरगिज़ नहीं, आप बघार दीजिए, मैं नान लेकर अभी आता हूँ। छुट्टी वाले दिन शाम तक कपड़े ना बदलने वाला दाऊद रज़ा सुबह 10 बजे ही नहा धोकर निक से तैयार निहारी खाने पहुंच गया था। निहारी हड्डियों के लिए अच्छी होती है। अगर जोड़ों का दर्द हो तो इसके खाने से अफाका रहता है, जैसे सूप वगैरह। आप इसे देसी सूप समझ लीजिए। टेबल के गिर्द बैठे वो खाने के साथ साथ नहायत तफसील से बता रही थी। क्या ये मुझे 50 साल का समझती है जो जोड़ों के दर्द की बात कर रही है? ताऊ ने खुद से कहा था। बाय द वे, आप दूध पीते हैं ना? दूध भी अच्छा होता है, रात को एक गिलास ज़रूर पिया कीजिए। ये लड़की कितनी अच्छी लगे अगर मेरी माँ बनने की कोशिश ना करे तो, उसने सोचा। शहरी मुझे बता रहा था आप बारिश में नहाए थे। ऐसा मत किया कीजिए, ये सावन की बारिश होती अच्छी है लेकिन अपने साथ नज़ला ज़ुकाम के वायरस ज़रूर लाती है। ज़रा से नज़ला ज़ुकाम से मैं मर नहीं जाऊँगा मेरी माँ, उसने एक बार फिर सोचा। उसे उसकी बातों से कोफत होने लगी थी, जबकि वो मगन अंदाज में कह रही थी, सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, अब ऐसे थोड़ा ही कि। शट अप ज़ैनब, उसने झुंझलाकर मुस्कुराते हुए उसकी बात काटी। ज़ैनब के चेहरे पर सरासमगी के आसार नमूदार होने लगे। मेरी माँ का इंतकाल 2 साल पहले हो गया था। मुझे उनसे बहुत मोहब्बत थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं हर औरत को माँ समझने लगूँ। बहुत बेचारगी से कह रहा था। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपकी बात समझ नहीं पाई, वो धीमे से बोली। आप मेरी माँ नहीं है कि मेरी माँ बनने की कोशिश क्यों करती हैं? मैं आपका 5-6 साल का बेटा तो नहीं हूँ, फिर आप मुझे ऐसे ट्रीट क्यों करती हैं? आपका रवैया दिन ब दिन ऐसा होता जा रहा है जैसे आप मुझसे 20 साल बड़ी हूँ। आपको शायद बुरा लगा, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था। मैं ये नहीं। बुरा लगा? अरे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगता है, बहुत ही बुरा लगता है। हम बराबरी की सतह पर आकर भी तो बात कर सकते हैं, दोस्तों की तरह, लेकिन आप मुझे शायद दोस्त नहीं समझती। वो बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बोला। ज़ैनब ने खामोश रहना बेहतर समझा। उसने टेबल से बर्तन उठाकर किचन मुंतकिल करने शुरू कर दिए थे। उसे एहसास था वो दाऊद की नज़रों के हसार में है। मेरा ख्याल है मुझे ये सब बकवास करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं आपसे एक्सक्यूज़ करता हूँ, वो उसका चेहरा देखकर बोला। उसका बच्चों की तरह लटका मुँह देखकर ज़ैनब को हंसी आ गई। ये बात नहीं है, आप नहीं समझेंगे, लेकिन मेरा रवैया सबके साथ ऐसा ही होता है, असफन के साथ भी। मैं असफन नहीं हूँ ज़ैनब, मैं जानता हूँ आपका रवैया सबके साथ ऐसा होता है, ऐसा जैसे आप सबकी बुजुर्ग हो, सबकी अम्मा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा? मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूँ, वो नाक चढ़ाकर बोली। दाऊद ने ज़बरदस्त कहका लगाया था। किसी ने सच ही कहा है, सब ख़वातीन उम्र के मामले में एक सी होती हैं। वो उसकी बात का मज़ा लेकर बोला। ज़ैनब की शक्ल देखने वाली थी। अच्छी लड़की, क्यों अपने आप को बूढ़ी बनाने पर तुल गई हो? ज़िंदगी 4 रोज़ है और ये 4 दिन 2 आरज़ू 2 इंतज़ार में काटने के लिए नहीं होते। वो नासे बनकर बोला। खिज़र के साथ सब ही ख़त्म हो गया। वो सर झुकाए बहुत बेचारगी से कह रही थी। वो दोनों ही कुछ देर के लिए खामोश हो गए थे। माजी के कुछ अच्छे पल दोनों की यादों में आज भी जिंदा थे। मरियम के साथ भी सब ख़त्म हो गया था और सब ख़त्म ही रहता अगर मैं ख़त्म हो जाता, लेकिन उसने ठंडी सांस भरी। मैं ख़त्म नहीं हुआ था और मुझे वक्त से पहले ख़त्म नहीं होना था। आप भी वक्त से पहले ख़त्म नहीं होंगी। हम सब अपनी मुद्दत ज़रूर पूरी करेंगे। जब तक हमारी बैटरी फेल नहीं हो जाती, हमें चलना है, मुतहरिक रहना है। यही ज़िंदगी है ज़ैनब, यही असूल खुदाबंदी है। ये रब के असूल ही तो हैं जो कभी भी मुझे समझ नहीं आते। वो जानता था कि मेरा और खिज़र का साथ बस 3-4 साल तक ही तो है, तो फिर उसने मुझे इतना इंतज़ार क्यों करवाया? मैं क्यों आर या पार लटकी रही? उसका ये शिकवा गुनाह अंदाज दाऊद ने पहली मर्तबा देखा था और पहली ही मर्तबा उसने अपने माजी के मुतालिक कोई बात की थी। दाऊद ने उस पर बहुत गहरी नज़र डाली थी, सोचती हुई, खोजती हुई। एक बात पूछूं ज़ैनब? उसकी बात पर ज़ैनब ने सर उठाकर उसे देखा। यू आर टू यंग, और मेरा मतलब है खिज़र साहब की और आपकी उम्र में काफ़ी से ज़्यादा डिफरेंस था। आप दोनों ही एजुकेटेड, रोशन ख्याल लोग थे, फिर ये बेजोड़ शादी। वो खामोशी रही। आई एम सॉरी, आई नो इट्स
योर पर्सनल, ओके लिव इट। खुद ही ईसा खुद ही मूसा वो खामोश हो गया। खिज़र मेरे फर्स्ट कज़न थे। जब मैं 1 साल की थी तो मेरा निकाह खिज़र के साथ कर दिया गया था। तब खिज़र की उम्र 19-20 साल की होगी। दादा दादी ऐसा चाहते थे, इसलिए हमारे पेरेंट्स ने चो चरा किए बगैर ऐसा कर दिया। मैं तब बोलने क्या सोचने की पोजीशन में भी नहीं थी। खिज़र उन दोनों UET में पढ़ते थे। हम लोग गांव में रहते थे, जबकि खिज़र यहाँ लाहौर अपनी क्लास फेलो में इंटरेस्टेड थे, जो ऑस्ट्रेली नसाद पाकिस्तानी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। उसने लम्हा भर को रुक कर सांस लिया। उनके इनलाज ने फिर उनको बहुत सपोर्ट किया कि दूसरी शादी करके ऑस्ट्रेलिया चले गए। काफ़ी अरसा बाहर रहे। असफन पैदा हुए तो दोबारा पाकिस्तान आ गए। असफन 2 साल का था तो उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया। दरअसल खिज़र कुछ सर फिरे वाक़े हुए थे। ख़ानदान वालों से दोबारा मिलने की उन्होंने कोई कोशिश ही नहीं की। काफ़ी अरसा बाद उन्हें मेरा ख्याल आया तो ख़ानदान वालों से रब्ता किया। दादा दादी वफ़ात पा चुके थे तब। मेरे वालिदैन भी हयात नहीं रहे थे। उनके वालिद ने कहा कि अगर ज़ैनब को तलाक दी तो मैं उसकी शादी कुरान से कर दूंगा। जायदाद ख़ानदानी झगड़े वो फिर रुके। ओह, ये तो बहुत जुल्म हुआ। ये तो गुनाह के ज़मरे में ही आता है, दाऊ ने ताज्जुब से कहा। खिज़र मुझे रुखसत करवा कर घर ले आए। तब उन्होंने मेरे आगे ऑप्शन रखी थी। अगर मैं चाहूँ तो वो मेरी शादी कहीं और करवा सकते हैं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इतनी सी राम कहानी है। वो खामोश हो गई। आपने इतने अरसा इंतज़ार किया था खिज़र का, आपको मोहब्बत हो गई होगी, है ना? इंतहाई अहमकाना सवाल पूछा था उसने। ज़ैनब बेवजह मुस्कुरा दी। हाँ शायद, मैंने कभी सोचा नहीं। उसके जवाब से दाऊद को अजीब से तासुरात का शिकार होना पड़ा, लेकिन वो खुद भी अपनी कैफियत समझ नहीं पाया था। काफ़ी वक्त गुजर चुका था। वो इजाज़त लेकर उठ खड़ा हुआ। ज़ैनब उसे दरवाजे तक छोड़ने आई थी। ये कौन थे? चुप, बहुत ज़्यादा आते जाते हैं आपके यहाँ। भाई हैं आपके? गेट पर उस समीना किराएदार ने अजीब से अंदाज में पूछा। नहीं भाई तो कज़न होंगे। खैर मैं तो यूं ही पूछ लिया था। वो मायने खेज अंदाज में हंसती अपने हिस्से की तरफ चल दी। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ था। समीना के अक्सर सवालात ऐसे ही होते थे। पहली दफ़ा जब उसने ये बात की थी तो ज़ैनब ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इन सवालात की नौयत और तादाद में तरमीमों इजाफा होने लगा था। वो कुछ परेशान सी हो गई। समाने वालों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन खुद को तो रोका जा सकता है। लाउंज में आते हुए उसने सोचा था, मरियम तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। ऐसे तो कोई नहीं करता। ज़िंदगी की आखिरी मंजिल तक साथ निभाने की कस्में खाना और फिर रास्ते में साथ छोड़कर अलग हो जाना, ये तो वफा नहीं है। ये तो वफा की इब्तदा भी नहीं है। किसी ख्याल के ज़ेर असर उसने खुद से कहा था। शहरयार उसके सीने पर सर रख के गहरी नींद सो रहा था और ख़ुद उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आजकल उसे मरियम की याद कुछ ज़्यादा ही सताने लगी थी। अगरचे उसकी वफ़ात के बाद से कोई दिन ही ऐसा गुजरता था जब वो उसे याद नहीं करता था, लेकिन उसे महसूस होता था कि अब यह याद एक अजीब सी शिद्दत इख्तियार कर रही है। मरियम उसकी फ़र्स्ट कज़न थी। उसने उस लड़की से बहुत मोहब्बत की थी, बहुत टूट कर चाहा था उसे। शादी के बाद उसे महसूस होता था जैसे उसे दुनिया में ही जन्नत मिल गई है। मैं मरियम से मोहब्बत नहीं करता था, मैं उसकी इबादत करता था। उसकी जगह कोई और कैसे ले सकता है? मरियम की वफ़ात के बाद जब उसे पहली बार दूसरी शादी का मशवरा दिया गया तो उसने कहा था, और तब से अब तक वो उसी एक बात पर डटा रहा था। मगर अब 3 साल के बाद, सिर्फ 3 साल के कलील अरसा बाद उसे लगा था कि कोई है जो बहुत गैर महसूस तरीके से मरियम की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। उसके शब व रोज़ अजीब सी बेकली में कटने लगे थे और वो इस बेकली को मरियम की याद कहकर अपने दिल की ख्वाहिशात को थपकने की कोशिश करता था और नाकाम हो जाता था। वो बाखूबी आगाह था उसकी धड़कनें किसका राग अलापने लगी हैं, किसके नाम की तस्बीह करने लगी हैं। कौन है जो उसके होशो आवाज़ पे सवार हो गया है? कौन है जिसकी हमराही के ख्वाब उसका दिल देखा करता है? पिछले 3 साल से वो हर ख्वाहिश से दस्तबरदार हो चुका था और अब हर ख्वाहिश बहुत गैर महसूस तरीके से जागने लगी थी। वो बाज़ार जाता था तो उसका दिल चाहता किसी बुटीक में घुसकर बहुत अच्छा सा अपने पसंदीदा रंग का लिबास खरीदे, किसी ज्वेलर शॉप से ज्वेलरी खरीदे। किसके लिए? सवालिया निशान बन जाता। किसी बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट के आगे से गुजरते हुए दिल चाहता अंदर जाए और कैंडल लाइट डिनर करे। किसके साथ? सवालिया निशान बन जाता। वो घर जाए तो कोई बहुत सच सबर कर चेहरे पर मीठी मुस्कान जगाए उसका इंतज़ार कर रहा हो। कौन? सवालिया निशान बन जाता। एकदम ही बहुत से सवालिया निशान उसकी ज़िंदगी में दर आए थे। वो जानता था कि सिर्फ एक नाम लेने से ये सारे सवालिया निशान गायब हो जाएंगे, अपनी मौत आप मर जाएंगे। उसके बावजूद वो ये नाम लेना नहीं चाहता था। उसे डर था वो धुतकार दिया जाएगा और उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। ऐसी क्या बात है आखिर खातून में कि उनके मुतल्लिक इतना ज़्यादा सोचने लगा हूँ मैं।
पहली बार ये सूरत हाल पेश आई तो उसने खुद से इस्तफार किया था। वो बहुत खूबसूरत है, खुद से सवाल किया था तो जवाब भी खुद ही देना था। सो बट खूबसूरत तो जॉडी फॉस्टर भी बहुत है, तो क्या मैं उससे भी मोहब्बत करने लगूं? यानी तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे हो? अंदर से सवाल उठा था। शट अप, जस्ट शट अप, उसने खुद को करक कर कहा था। अंदर खामोशी छा गई थी, लेकिन ये खामोशी बहुत आर्जी थी। उसे जब भी उसकी कोई बात या आदत अच्छी लगती तो इस किस्म के सवाल उसके अंदर सर उठाने लगते। हर बार वो शिद्दत से शट अप, जस्ट शट अप कह देता, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज़ में ये कहते हुए गुस्सा और दबदबा कम होने लगा और उसकी जगह झुंझलाहट और फिर बेबसी ने ले ली। शट अप, जस्ट शट अप तब्दील होकर हाँ, नहीं, शायद, और फिर एक दिन अचानक यकीनन में तब्दील हो गया। खतरे की घंटी भी उसी दिन बजी थी। ये मोहब्बत कैसे हो सकती है? ये मोहब्बत हो ही नहीं सकती। ये ज़रूरत हो सकती है, ये ज़रूरत ही है। मैं खुद गर्ज होता जा रहा हूँ, अपनी ज़रूरत को मोहब्बत का नाम दे रहा हूँ। नहीं स्टूपिड, तुम मोहब्बत को ज़रूरत का नाम दे रहे हो। कोई चीख कर बोला था उसी रोज़। दाऊद रज़ा ने उस चीख पर बहुत बेबसी से लब्बैक कह दिया था। जो भी था सही था, गलत नहीं था। मोहब्बत ही यह ज़रूरत जायज़ थी, बरहक थी। दाऊद को अपने बेटे के लिए माँ की ज़रूरत थी और उसे अपनी बेटी के लिए बाप की। उन दोनों को पहाड़ जैसी ज़िंदगी गुजारने के लिए मोहब्बत की ज़रूरत थी। मैं मोहब्बत करने लगा हूँ। मर्द को यह एतराफ़ बहादुर बना देता है, लेकिन अगर ये एतराफ़ पहली बार हो तो दूसरी तीसरी बार में कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी वाली सूरत हाल हो जाया करता है। दाऊद के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा था। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने आखिर एतराफ़ कर ही लिया था। शहरयार को अपने सीने से पहलू में मुंतकिल करके उसने साइड टेबल पर पड़ी फ्रेम की तस्वीर उठाई थी। कुछ देर उस तस्वीर को बगौर तकने के बाद उसने मुस्कुराते हुए वो तस्वीर साइड का निचला कैबिनेट खोलकर उसमें रख दी थी। उसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थी। कमरे में फैली जामिद खामोशी को फ़ोन की बैल ने तोड़ा। चंद लम्हों तक फ़ोन की बैल मुसलसल बजती रही, फिर अपनी नाकदरी पर मायूस होकर खामोश हो गई। 1-2 मिनट के वक्फे के बाद मोबाइल फ़ोन की बप गुनगुना उठी और इस दफ़ा दाऊद रज़ा साहब का रवैया न रवां रख सका। नींद तो उसकी फ़ोन की घंटी ने ही तोड़ डाली थी, मोबाइल फ़ोन ने तो सिर्फ मदहोशी के सहर से आज़ाद किया था। हेलो, बाहरी मर्दाना आवाज़ के जवाब में सिर्फ सिसकियाँ सुनाई दी। उसने परेशान होकर पोजीशन तब्दील की और लैंप ऑन किया। हेलो हेलो, हु इज़ दिस, हु इज़ देयर? उसने यके बाद दीगरे यही सवाल दोहराया और हर दफ़ा कुछ टूटे फूटे अल्फाज सिसकियों की आवाज़ के साथ उसकी समात को मुंतशिर करके हवा में तहलील हो गए। ओह माय गॉड, ज़ैनब, ज़ैनब ये आप हैं ना? बोलिए प्लीज़ ज़ैनब। अब की बार वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर लम्हा पहले फ्लैश होने वाला नंबर उसके लिए अजनबी था, जबकि आवाज़ से वो बाखूबी आशना था। प्लीज़ ज़ैनब रोइए मत, मुझे बताओ क्या हुआ है, कहाँ हो इस वक्त? उसका अंदाज़ बेहद इल्तिजाइया था। मर्द आंसू बर्दाश्त नहीं करता, औरत के आंसू तो बिल्कुल नहीं, और ख़ास तौर से वो औरत जिससे वो मोहब्बत करता, उसके आंसू तो हरगिज़ नहीं। कुछ लोगों का आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाना ज़िंदगी के सरमाया में इजाफे के बराबर होता है। ज़ैनब दाऊद के लिए ऐसे ही लोगों में शामिल होती थी। उसका रोना दाऊद के लिए बहुत तकलीफ़ दे था। ओके ज़ैनब, आप बताइए आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं अभी आ जाता हूँ आपके पास। उसने घड़ी की तरफ देखते हुए पूछा, जहाँ 2:30 बज रहे थे। आपके पास और कौन है? ये किसकी आवाज़ आ रही है? इतना शोर क्यों है ज़ैनब? प्लीज़ कुछ तो बताओ, उसे चोकर बोला था। सर्विसेज हॉस्पिटल चिल्ड्रन वार्ड। उसके हाथ से फ़ोन शायद किसी और ने पकड़ लिया था। फ़ोन एक दफ़ा फिर खामोश हो चुका था। दाऊ ने बिस्तर से उतरकर शर्ट पहनी, शहरयार का लहाफ दुरुस्त किया। एसी ऑफ करके वो आम स्लीपर पहने भागता हुआ बाहर आया था। गाड़ी बाहर निकालकर उसने रात को आने वाले पहरादार को कुछ हदायत दी थी और 2 मिनट बाद वो गाड़ी के लिए सड़क पर रवां दवा था। रश ड्राइविंग की बदौलत भी वो 45 मिनट में ही हॉस्पिटल तक का फासला तय कर पाया। बच्ची को इलेक्ट्रिक करंट लगा है, हालत बहुत सीरियस है। ये सब उसे रिसेप्शनिस्ट ने बताया था। रात के उस पहर ड्यूटी पर 1-2 ही डॉक्टर मौजूद थे जो अपनी सी कोशिश कर रहे थे। उसने वहीं खड़े खड़े अपने 2-1 जानने वालों से रब्ता किया, क्योंकि उसके बगैर हॉस्पिटल में मदद का मिल जाना रवायत के बरखिलाफ ही था। उसकी अच्छी पीआर की बदौलत थोड़ी ही देर में फ़ोन कॉल की वजह से डॉक्टर काफ़ी मुतहरिक नज़र आने लगे। ज़ैनब उससे बाहर एक डेस्क पर बैठी नजर आई। वो रो रही थी। दाऊद के दिल को फिर किसी ने मसला। वो कमज़ोर नहीं था, लेकिन जो मोहब्बत उसके दिल में ज़ैनब और मवा के लिए पैदा हो चुकी थी वो बहुत कमज़ोर थी। वो उठता हुआ उस तक आया। ज़ैनब, ज़ैनब, उसने पास बैठकर दोबारा पुकारा और तीसरी पुकार से पहले वो उसके कंधे से लगी उसका मज़ीद इम्तिहान ले रही थी।
मेरी मावा मर गई दाऊद, मेरी मावा मर गई। हिचकियों के बाद जो चंद अल्फाज कानों में पड़ गए सके उसने दाऊद के होश उड़ा दिए। व्हाट? वो उसे अपने कंधे से एक झटके से अलग करके उठा और दोबारा नर्स से तफसील पूछने लगा। शी इज़ सीरियस बट नॉट एक्सपायर्ड। बगैर किसी तासुर के नर्स ने रटा हुआ सबक दोहराया। वो मरे मरे कदमों से दोबारा ज़ैनब के पास आया। एवरीथिंग इज़ ऑल राइट ज़ैनब, फिक्र मत कीजिए, मावा ठीक है, वो उसे तसल्ली देकर बोला। ज़ैनब जो बेख्तियारी में जज्बाती हो गई थी, अब कदरें संभल चुकी थी। रोने का अमल मुसलसल जारी था। दुआ करो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। वो चाह रहा था ये रोना धोना ख़त्म हो जाए। ज़ैनब ने भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा। मुझे तफसील से बताओ, ये सब कैसे हुआ? वो बेतकल्फ़ी से पूछ रहा था। ज़ैनब ने रोते हुए उसे जो कुछ बताया उसके मुताबिक रात के किसी पहर मावा को प्यास लगी तो वो उसे जगाने के बजाय खुद पानी पीने के लिए रूम रेफ्रिजरेटर तक बढ़ी। तारीखी में उसका हाथ स्विच बोर्ड से टकरा गया जहाँ कुछ नंगी तारें थी। झटका इतना शदीद था कि उसके अलग से आवाज़ भी नहीं निकली थी। वो बेहोश हो गई। जब उसे कुछ देर हो गई तो ज़ैनब ने लाइट ऑन करके देखा तो उसकी ऊपर की सांस ऊपर रह गई। बहुत मुश्किल से वो खातून किराएदार की मदद से उसे हॉस्पिटल ला सकी थी। असफन समझेगा मैं मावा का ख्याल नहीं रखती। वो समझेगा मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। वो समझेगा मैं मावा के मामले में कोताही करती हूँ। वो मावा को अपने साथ ले जाएगा। खामोशी के उस वक्फा के बाद उसके मुंह से निकलने वाले उन फिक्रों ने दाऊद को जी भर के बदमज़ा किया। मावा तुम्हारी बेटी है ज़ैनब, उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। कोई उसे तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर कहीं नहीं ले जा सकता। उसके इस कदर इस्तेहकाक से कहने पर ज़ैनब को काफ़ी तसल्ली हुई। वो बच्चों की तरह मुंह नीचे करके बैठ गई। दाऊद ने गौर से उसे देखा। वो मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ रही थी, शायद दुआ मांग रही थी। आंखों में नमी के बकाया जात मौजूद थे। चेहरे पर भी मीठे मीठे आंसुओं ने अपने निशान छोड़ दिए थे। मलगजे कपड़ों में कंधे पर दुपट्टा डाले, बिखरी बिखरी जुल्फ़ों के साथ वो कोई और ही ज़ैनब लग रही थी। दाऊद ने उसका बहुत तफसीली जायजा लिया था। शर्म करो बेटे, इस उम्र में ये चौंचले। उसने अपनी इस हरकत पर खुद को घर का मगर कमबख्त नजरें फिर उसके इर्द गिर्द तवाफ़ करने लगी। मुश्किल होता है कुछ चेहरों से नज़र हटा लेना, वाकई मुश्किल होता है। अगरचे उन चेहरों में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं होती मगर उन पर पड़ने पर नज़र उनको ख़ास से ख़ास तर करती चली जाती है। दाऊद रज़ा के पास ज़ैनब के लिए ऐसी ही नज़र थी। मावा, मावा, खिज़र, उस बच्ची के साथ कौन है? मैं हूँ। नर्स की आवाज़ पर ज़ैनब बेताबी से उठी, लेकिन फिर एक अनजाने खदशे के तहत खौफजदा होकर दोबारा कुर्सी पर ढहसी गई। उसका रंग जर्द हो रहा था। दाऊद ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसके हाथ पर बहुत मोहब्बत और अपनायत से अपना हाथ रखकर बोला, हम हैं मावा खिज़र के साथ। योर पेशेंट इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ। नर्स की खुशखबरी पर उन्होंने एक दूसरे के हाथ के लम्स व हरारत को मुकम्मल तौर पर महसूस किया था। मेरे जैसा शानदार शौहर किस्मत वालों को मिला करता है। तुम्हें तो चाहिए सुबह शाम मेरी नज़र उतारा करो और हम वक्त मेरी बलाएं लिया करो। नज़र लग जाती है भाई। वो ड्रेसिंग टेबल के आईने से उसे देखता हुआ बोला। वो अभी शेव करके बाथरूम से निकला था और अब चेहरे पर आफ्टर शेव लगा रहा था। ज़ैनब ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था। वो अजीब आलम इस्तग़राक़ में खोई हुई थी। दाऊद ने चंद लम्हे उसके जवाब का इंतज़ार किया था, लेकिन उसे खामोश पाकर दोबारा बोला, यार मेरा मूड हो रहा है, आज कहीं बाहर चलते हैं। बहुत दिन हो गए बच्चों को और तुम्हें कहीं आउटिंग करवाए हुए। वो बात करता हुआ बैठ के करीब आ गया था। ज़ैनब अभी भी साबका पोजीशन में बैठी थी। तुम वो रॉयल ब्लू वाली साड़ी पहनो प्लीज़, मैं भी तुम्हारी पसंद के कपड़े पहन लेता हूँ। डिनर तुम्हारी फेवरेट जगह से करेंगे, कैंडल लाइट, ठीक? ज़ैनब वैसे ही ठुस बैठी थी। मैं उसके करीब बैठ गया। डिनर के बाद लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, म्यूज़िक भी सुनेंगे, मेरी पसंद का सॉन्ग। वो गाना ज़ैनब को सख्त नापसंद था। दाऊद ने जानबूझकर उस सिंगर का नाम लिया था ताकि वो चुप का रोज़ा तोड़कर कुछ बोले तो सही, लेकिन वो ढीठ बनी बैठी थी। अच्छा बाबा अच्छा, तुम्हारी पसंद का गाना सुन लेंगे, ऐ जज्बा दिल कर मैं चाहूँ, ठीक? ज़ैनब के चेहरे पर बहुत फीकी सी मुस्कुराहट आई थी। दाऊद ने गहरा सांस भरा। चलो मैं तुम्हें अच्छा सा लतीफ़ा सुनाता हूँ। एक पागल खाने से। दाऊद प्लीज़, ये बकवास लतीफ़ा जिसमें पागल गुलैल बनाकर चिड़िया मारना चाहता है आपने इतनी दफ़ा मुझे सुना दिया है कि अब इस पर हंसी नहीं आ सकती, सिर्फ रोना आ सकता है। वो उसकी बात काट कर उकता कर बोली। दाऊद ने उसके अंदाज का बगाड़ जायज़ा लिया। यार बीवी, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर रोज़ बरोज़ बिगड़ता जा रहा है, दाऊद ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। ज़ैनब एक बार फिर खामोश हो चुकी थी। दाऊद, उसने जिस अंदाज में पुकारा, दाऊद समझ गया वो क्या कहना चाह रही है। दाऊद, क्या सचमुच असफन वापस आ गया है?
उसकी आवाज़ में अजीब तरह का कर्व था और यही कर्व दाऊद को दर्द में मुब्तला करता था। क्या ये मुझसे शादी पर खुश नहीं है? उसने खुद से सवाल किया था। ज़ैनब, असफन को एक दिन तो वापस आना ही था। तुम उसका सामना करने से डरती क्यों हो? क्या चीज़ है जिससे तुम खाइफ हो? वो खुद तुम्हें और मावा को छोड़कर चला गया था। तुम दोनों से किनारा कशी उसने इख्तियार की थी। डरना तो उसे चाहिए, खौफज़दा तो उसे होना चाहिए। वो ज़रा की ज़रा उकता कर उसे समझाने लगा। जब से उसे ये पता चला था कि असफन पाकिस्तान वापस आ चुका है, वो वसवसों का शिकार थी। उसके सारे वजूद पर पसमर्दगी और पसमर्दगी का पहरा महसूस किया जा सकता था। अब भी दाऊद की बात सुनकर वो सर भी न उठा सके, बल्कि दाऊद के हाथ को थाम कर बोली, वो मावा को अपने साथ तो नहीं ले जाएगा दाऊद? दाऊद ने एक नज़र उसे देखा और फिर बेचारगी से मुस्कुराते हुए अपने साथ लगा लिया। नहीं मेरी जान, वो उसे अपने साथ कैसे ले जा सकता है? वो उसकी नहीं, तुम्हारी बेटी है। वो हमारी बेटी है ज़ैनब, उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। बी ब्रेव, मैं हूं ना तुम्हारे साथ? वो उसे थपथपाते हुए समझा रहा था। तो फिर उन्होंने आपसे शादी कर ली? असफन की आवाज़ से आग निकल रही थी जिसकी लपेटें दाऊद को अपने चेहरे तक आती महसूस हुई। उसने हैरत से उसे देखा। वो ए से जेड तक एक एक बात उसे बता चुका था। वो जानता था असफन अपनी गलती तस्लीम करने के साथ साथ ना सिर्फ सूरत हाल को समझने की कोशिश करेगा बल्कि एक्सक्यूज़ भी करेगा, क्योंकि वो बेवकूफ़ नहीं था। लेकिन सारी बात सुनने के बाद जब वो बोला तो दाऊद को एहसास हुआ कि वो बेवकूफ़ ही नहीं बदतमीज़ भी है। तो फिर उन्होंने आपसे शादी कर ली? दाऊद की समाहतों ने फिर यही अल्फाज सुने। नहीं, बल्कि मैंने उससे शादी कर ली। वो ठंडी सांस भरकर बोला। एक ही बात है, असफन इस्तज़ाया हंसी हंसकर बोला। नहीं, एक बात नहीं है, ये दोनों बहुत मुख्तलिफ बातें और इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। मैं इस फ़र्क को तस्लीम नहीं करता। ज़मीन गोल है, बहुत से लोग इस बात को भी नहीं मानते, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़मीन गोल ही रहती है, चौकोर नहीं हो जाती। बहुत खूब, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी और ज़ैनब की शादी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ ही है। दाऊद के अल्फाज व अंदाज में तहम्मुल ही तहम्मुल था। मैं जानता हूँ आपने ऐसे और भी बहुत से अक़वाले ज़री याद कर रखे होंगे जो आपके मल्टी डाइमेंशनल लव अफेयर को जस्टिफाई कर सके। शट अप असफन, तुम हद से बढ़ रहे हो। लफ्ज़ मल्टी डाइमेंशनल ने उसे हद से ज़्यादा सुलगाया था। मैं हद से नहीं बढ़ रहा, मैं तो सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ। आपने तो हर हद पार कर ली है। दाऊद ने मुठ्ठियाँ भेजकर अपने आप को कंट्रोल किया। वो लड़का उसकी कुव्वत बर्दाश्त का इम्तिहान ले रहा था। ट्राई टू अंडरस्टैंड असफन, तुम क्या समझते हो ये शादी किसी लव अफेयर का नतीजा है? क्या मैंने ज़ैनब को या ज़ैनब ने मुझे मोहब्बत के वास्ते देकर शादी पर मजबूर किया? नहीं नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक डील है, एक एग्रीमेंट है। एक हाथ दो एक हाथ लो वाली बात है। कुछ अरसा पहले नज़रिया ज़रूरत के सारे असूल तुमने ही तो मुझे अजबर करवाए थे। तुम ही ने तो कहा था कि ज़रूरत के तहत हर काम किया जा सकता है। खिज़र साहब की वफ़ात के बाद तुमने तो ज़ैनब को लावारसों की तरह छोड़ दिया था, वो अकेली। दाऊद भाई, मैं सिर्फ मुल्क छोड़कर गया था, मैं मर तो नहीं गया था। मुझे लौट कर यहाँ ही आना था, ज़ैनब के पास, मावा के पास। उसका लहजा अब की बार बहुत टूटा हुआ था। तुम अपनी गलतियों को कितने आराम से नज़रअंदाज करते जा रहे हो। तुम अपनी जिम्मेदारी भूलकर यहाँ से सब समेट कर चले गए, सब कुछ बेच बाज कर, सारा सरमाया संभाल कर। और वो अकेली औरत कब तक दूसरों के हाथों की तरफ देखती? तुम्हें एहसास है कि अकेला इंसान, ख़ास तौर से अकेली औरत का इस माशरे में तन तनहा सर्वाइव करना किस कदर मुश्किल काम है? दाऊद का अंदाज कदरे तंजिया था। वो अकेली कब थी? आप जो थे उनके साथ। असफन ने साबित किया कि उसके पास भी तंज के वार करने के लिए काफ़ी कुछ है। हाँ, मैं था उसके साथ। जब अपने सपने तोड़ देते हैं तो गैर ही आगे बढ़कर अपनों का किरदार निभाते हैं। ना सिर्फ अपनों का किरदार निभाते हैं बल्कि अपने बनकर भी दिखाते हैं। दाऊद बहुत इत्मीनान से कह रहा था। ज़ैनब अकेली थी, उसे माशरे में इज्जत के साथ जीने के लिए एक सहारे की ज़रूरत थी। उसे ज़रूरत थी एक ऐसी छत की जिसके नीचे वो एक आसूदा ज़िंदगी गुजार सके। मुझे ज़रूरत थी एक ऐसे सतून की जिसके सहारे मेरी ज़िंदगी की इमारत खड़ी हो सके, मेरा मकान घर बन सके। तुमसे ज़्यादा बेहतर ये सब कौन जानता है कि मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत थी। तुमने ही तो मशवरा दिया था कि दूसरी शादी मेरे तमाम मसाइल का हल है। मैं ही अहमक, मैं ही पागल। आप ये कहना चाहते हैं आपने जो किया वो मेरी ख्वाहिश के तहत किया? असफन ने उकता कर कहा। दाऊद खुद भी इस बहस बराए बहस से उकताने लगा था। असफन अपनी गलतियों को तस्लीम करने पर तैयार ही नहीं था। मैं ऐसा क्यों करूँगा? बोलो असफन, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश के तहत ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ज़ैनब ने यह सब तुम्हारी साजिश के तहत ही किया।
व्हाट? आप इसे साजिश कह रहे हैं? वो उसकी बात काटकर सफाई मियाँ अंदाज में बोला, ये साजिश नहीं थी और क्या था? बैंक से तमाम रकम निकलवा कर ले जाना, ऑफिस का दफ्तर बेचकर बिजनेस रोक देना, स्टाफ को फारिग कर देना, अपने बारे में कोई इत्तला नहीं देना और यहाँ से फ़ोन जाने पर बात ना करना, कभी कोई राब्ता ना करना। क्या कहते हैं ऐसे इसे तुम्हारी ज़बान में? साजिश या रहमतों की बारिश? दाऊद के पास हर सवाल का जवाब था। वेरी गुड एंड वेरी इंटरेस्टिंग। आप फिल्मों के लिए कहानियाँ लिखना शुरू कर दीजिए, काफ़ी अच्छे प्लॉट मेकर हैं आप। मेरे बैंक से सारी रकम खुद निकलवा कर मेरा नाम लगा देना, मेरे ऑफिस को सेल करके सब कुछ खुद के कब्जे में कर लेना और फ़ोन करने पर रिसीव ना करना, ये सब भूल गए आप। इसे आपकी ज़बान में क्या कहते हैं? खुदा तरसी, हमदर्दी या लालच? ये सब कहते हुए एक इस्तज़ाइया सी हंसी उसके चेहरे पर थी। दाऊद ने हैरत के साथ उसे देखा। वो अपने साथ ज़ैनब को इसीलिए नहीं लाया था कि हस्बैंड की तल्ख बातों से वो खामखा परेशान होती। तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी गलतियों पर एक्सक्यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं जानता कि तुम इस हद तक खुद गर्ज हो चुके हो कि अपना किया धरा किसी और के नाम के साथ मंसूब करने की कोशिश करोगे। ठीक कहते हैं हम, जब लोगों के बाप मर जाया करते हैं वो पागल ही हो जाते हैं, उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ ही नहीं रहती। वो सचमुच वो एकदम खामोश हो गया था। दाऊद ने उसकी भराई हुई खामोशी को महसूस किया। असफन शायद रोने लगा था, उसका सर झुका हुआ था और वो टेबल की चिकनी सतह को घूर रहा था। चल लम्हों बाद दाऊद ने उसी चिकनी सतह को नम होते देखा। गुज़श्ता 4 माह अपनों से दूर रहकर मैंने सीखा कि मैं तो उनके बगैर नहीं रह सकता, मैं रह ही नहीं सकता दाऊद भाई। इसीलिए मैं लौट आया अपनों के पास, वो अपने जो अपने रह ही नहीं। मुझे दौलत की हाजत नहीं है दाऊद भाई, रुपए पैसे जितने मेरे थे उतने ही ज़ैनब और मावा के थे। लेकिन ज़ैनब ने जो किया, आपने जो किया, आप मुझसे मांग लेते। ज़ैनब एक बार कह देती तो मैं सारी प्रॉपर्टी मावा के नाम कर देता, अपना हिस्सा भी। लेकिन मेरी उंगलियां थक जाया करती थी फ़ोन मिलाते। लेकिन यहाँ कोई मेरे फ़ोन सुनने का भी रवादार नहीं था। रोते हुए कहने लगा था, वो बड़ा लगता था, बड़ा था नहीं, अंदर से वो 19 साल का एक मैच्योर लड़का ही था। दाऊद को उसके बेरब्त फिक्रों से एक नई ही दास्तान के इशारे मिल रहे थे। असफन, तुमने पावर ऑफ अटर्नी किसके नाम बनवाई थी ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले? उसने पूछा। असफन अजीब से अंदाज में मुस्कुराया था। आप शायद मजाक कर रहे हैं। पावर ऑफ अटर्नी ज़ैनब ही के नाम थी। मामू ने वहाँ से खुद तमाम पेपर्स यहाँ मैनेजर को भेजे थे। मामू का फ़ोन्स और मेल्स के ज़रिए मैनेजर से रब्ता था, मगर फिर एकदम ही ज़ैनब भी गायब हो गई और मैनेजर भी। एक मिनट असफन, मैनेजर किसके भरोसे का आदमी था? क्या वो तुम्हारे फादर का ट्रस्टवर्दी आदमी था? नहीं, गयूर साहब मामू के बहुत अच्छे दोस्त और ब्रादर इन लॉ हैं। असफन ने आंखें खुश करते हुए जवाब दिया। दाऊद को सब कुछ समझ आ रहा था। जग साहब पजल के टुकड़े बिखरे पड़े थे, उन्हें अरेंज ही तो करना था, फिर सारा मामला रोज़े रोशन की तरह आया हो जाता। उसने हस्बैंड को फिर से सब तफसील बतानी शुरू की थी। कैसे यहाँ से एकदम ऑफिस को बंद कर दिया गया था, बैंक अकाउंट का खाली होना, फिर ज़ैनब के छोटे छोटे मसाइल, मोहल्ले वालों की चहमगोइयाँ, वही तमाम बातें थी जो इस तरह के केस में हो सकती हैं। लेकिन अब की बार हस्बैंड के साथ ज़ेरे बहस लाते हुए उसने मुजरिम के कटहरे में हस्बैंड के मामू को रखा था। सभी कुछ वाजे हो गया था। एक दफ़ा तफसील से डिस्कस करने की देर थी, जिसे वो किस्मत की साजिश समझ रहे थे। वो असल में मोहतरम मामू जमा मैनेजर की साजिश थी। अपने ही सपने तोड़ देते हैं। असफन को सारी बात समझ में आ चुकी थी। उसने बुझे हुए दिल से दाऊद से कहा था। दाऊद ने उसे सीने से लगा लिया था। नए रिश्ते बन भी सकते हैं और कायम भी रह सकते हैं। उसके सगे मामू ने उसे लूटने की कोशिश की थी और वो इसमें कामयाब भी रहे थे। उन्होंने हदिये के तौर पर अपनी बिगड़ी हुई बेटी असफन की झोली में डालने की कोशिश की थी, लेकिन असफन को उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके इनकार से मामू ममानी का रवैया दिन ब दिन बदलने लगा था। इसीलिए असफन वापस आ गया था। उसने तमाम तफसील से दाऊद को आगाह किया था। कड़ियाँ कड़ियों से मिलकर एक नए किस्से को जन्म देने लगी थी। कुछ देर बाद वो दोनों बहुत मोहब्बत से नए सिरे से गिले शिकवे कर रहे थे। एक नई मुख्तलिफ ज़िंदगी उनकी मुंतज़िर थी। असफन के घर से दाऊद के घर जाते हुए रास्ते में उन्होंने प्लान किया था कि अब उन्हें किस किस्म की कानूनी कार्रवाई करनी भी है या नहीं करनी। दाऊद ने उसे ज़ैनब को प्रपोज करने से लेकर शादी तक की तमाम तफसील से आगाह किया था। ज़ैनब, मवा और शहरयार को फ़ोन के ज़रिए बता दिया गया था कि वो बहुत बेचैनी से घर में उनके मुंतज़िर थे। यह नवंबर की एक खनक शाम का मंजर था। असर की अजान को बामुश्किल आध घंटा गुजरा था, मगर तारीखी अभी से अपना महीन लबादा ओढ़े रोशनी को निगलने के लिए पर तोल रही थी। खनकी थी, मगर इतनी नहीं कि इंसान ठठर कर घरों में महसूर हो जाए।
ऐसे ठंडे मीठे मौसम को एंजॉय करने वालों की कमी नहीं थी। वो लोग 3 से 6 वाला शो देखने के बाद और जी भरकर बदमज़ा होने के बाद पिज़्ज़ा हट की तरफ जा रहे थे। नहीं, आखिर तुम लोग मुझे ये बताओ, इतना स्टूपिड आइडिया था किसका? ड्राइवर सीट पर दाऊद रज़ा साहब बराजमान थे, जो कि इस सारे बखेड़े के जिम्मेदार भी वही थे। इसीलिए अपनी शरीके हयात के इस सवाल पर वो खसियानी हंसी हंसते हुए विंड स्क्रीन की तरफ देखता रहा। दाऊद भाई, मुअज़्ज़िज़ खातून आपसे एक सवाल पूछ रही हैं और आप खामोशी से सुन रहे हैं। यह हकूक़ नस्वा की खिलाफ वर्जी है। पार्लियामेंट का अगला दंगल इसी सवाल को लेकर होगा। असफर ने गौहर अफशानी की। वो दाऊद के साथ वाली सीट पर बैठा था। उससे भी बाकी तमाम लोगों की तरह फिल्म नहायत बकवास लगी थी। दाऊद का बर्थडे था और ज़रा मुख्तलिफ तरीके से मनाने के चक्कर में वो सिनेमा आ गए थे। असफर को उसकी मनपसंद जगह पर ट्रीट देने का वादा करके दाऊद ने 2 वोट अपनी तरफ कर लिए थे। ज़ैनब बेचारी 3 में न 13 में। वो सब जी भरकर और इज्तमाही तौर पर बोर हुए थे। किसी ने बाजमात बोर होना है तो सिनेमा आकर पाकिस्तानी फ़िल्म देख ले, ज़ैनब बोली। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। पाकिस्तानी फ़िल्म देखते हुए कैसी बुरी बुरी शक्लें बनती हैं। फिल्में कल्चर की आईनादार होती है। फिल्मों के ज़रिए हम अपना कल्चर एक्सपोर्ट करते हैं। दाऊद ने उन्हें गैरत दिलाई। वो सब तो ठीक है, लेकिन ठंडी आहू, बड़कों और ठुमकों को एक्सपोर्ट करने से कितनी रकम मिल जाती होगी। हम सदर बश से अपील करते हैं कि ये ठुमके और ढोल लेकर उनके बदले हमें F-16 दे दें। असफर को हमेशा उल्टी ही सोचती थी। नहायत संजीदा अंदाज में अर्ज़ किया गया था, तुम तो खामोश ही रहो बरटनी, स्पेयर के आशिक, तुमसे ज़्यादा बड़ा गद्दार। शिट। गाड़ी एक झटके से रुकी और दाऊद की ज़बान भी। मुबारक हो, इंजन में कोई फॉल्ट है? वो गाड़ी के इंजन को चेक करके दोबारा गाड़ी में आकर बैठते हुए बोला। उसका मूड बुरी तरह ऑफ हुआ था। मुझे बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है? असफर ने एक और शोशा छोड़ा, फिर दाऊद के घूरने पर जल्दी से बोला, मेरा मतलब है यूरोप में सब ऐसा ही कहते हैं। शर्ट की सिलाई भी उधर जाए तो बेचारा एक शख्स कसूरवार ठहराया जाता है। मेरा तो ज़ाती ख्याल है इन साहब को भी अपने कारनामों की इत्तला BBC और CNN के ज़रिए मिलती होगी। TV ऑन करके खुद से कहते होंगे, ओह अच्छा आज मैंने ये किया है। ज़ैनब ने भी अपनी राय का इजहार किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी ज़ीरक निगाही का क्या कहना। इंटरनेशनल अफेयर्स पर आपका ये तज्जिया किसी भी तरह से नज़रअंदाज किए जाने के काबिल नहीं है। उसे गाड़ी के बीच रुक जाने पर अज़द अफसोस था, इसीलिए जलकर बोला, अब क्या करेंगे? ज़ैनब जो मावा और शरियार के बीच बैठी थी परेशान होकर बोली, दहशतगर्दी और स्मगलिंग, आजकल यही 2 प्रोफेशन ट्रेंड में है। इज्जत भी है और पैसा भी। रोज़ TV पर आने का चांस भी बन जाता है। काम कम और नाम ज़्यादा, PR भी बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पर बैठे बैठे सारे यूरोप में आपके नाम का डंका बज सकता है। एक शख्स की मिसाल आपके सामने है, वो खुद कहाँ है और उसका जिक्र कहाँ कहाँ है। असफर खुद ही मज़ा लेकर बोला, ओए तुम ये उसके पीछे क्यों पड़ गए हो? दाऊद उसकी बकवास से चिढ़कर बोला, एवे ये तो ट्रेंड में है। वो लोग केनाल व्यू के किनारे खड़े थे। वक्त भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन बढ़ते हुए जुराइम की बदौलत कोई अपनी गाड़ी रोककर उनकी मदद को तैयार नहीं था। दाऊद तो गाड़ी से बाहर ही खड़ा था, जबकि वो बाकी लोग अंदर ही थे। एक तो ये मक्खियाँ। दाऊद मुंह के आगे हाथ लहराकर दोबारा गाड़ी में बैठ गया। मक्खियाँ बहुत अहम हैं। आपको पता है चीन में मक्खियाँ मारकर उन्हें बेच दो तो रुपए मिलते हैं, 15 रुपए फ़ी किलो। असफर फिर शुरू हुआ, हाय मक्खियों का क्या करते होंगे? ज़ैनब की आवाज़ में तहरीर था। करना क्या, उनको पीस कर सफूफ बनाएंगे, डब्बे में बंद करेंगे, स्मार्ट और खूबसूरत बनिए का टैग लगाएंगे और दी मोस्ट इंटेलिजेंट पाकिस्तानी कौम को भेज देंगे और कमाइयाँ करेंगे। असफर का अंदाज जला हुआ था। वो आजकल पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ रहा था, इसीलिए अखबार रोज़ पढ़ना पड़ता था। रोज़ अखबार पढ़ने वाले ऐसी ही जली हुई गुफ्तगू करते हैं। ये तो हाल है हमारी कौम का। दिल बदसूरत हो चुके हैं और ज़ाहिरी खूबसूरती को निखारने के लिए हर नुस्खा आजमाने को तैयार है। दाऊद ने भी ताज्जुब से कहा, TV ऑन कर लो तो इश्तिहारात के भरमार हैं, घर से बाहर निकल आओ तो दीवारें रंगीन कर रखी हैं। आइए आपको खूबसूरत बना दे, आइए आपको नौजवान बना दे, आइए आपका कद लंबा कर दे। ज़ैनब ने 100% सच्ची बात की। आप लोग कौम से इतने बददिल क्यों हैं? दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की तो हो रही है। हम फाइट और बहानों में बनाए साइकिल
चिंची साइकिल रिक्शा तो माशाल्लाह हमारी अपनी काविश का नतीजा है। जहाज़ नहीं बनते तो क्या हुआ, गलियां रात को जहाज़ों आदि नशई से आबाद रहती हैं। हमारे होनहार सियासतदान दिन रात पार्लियामेंट में अनथक मेहनत के बाद बेवकूफ़ बनाने के नित नए तरीके दरियाफ्त करते हैं। ये सब तो अमेरिका के थिंक टैंक्स भी नहीं करते होंगे। अब इतना सब कुछ हो रहा है तो थोड़ा टाइम जवान और खूबसूरत बनने पर लग भी जाए तो क्या मज़ा आएगा। वो इतने संजीदा अंदाज में इतनी बेतुकी बात कर रहा था कि झुंझलाहट के बावजूद दाऊद और जैनब हंसती हैं। असफन तुम भी कमाल करते हो, दाऊद ने कहा। अभी और भी कमाल करूँगा, अब ज़रा चाबी दे। उसके हाथ से चाबी लेकर उसने डिग्गी से पानी की बोतल निकाली थी। वो समझ गया था कि इंजन गर्म हो चुका है। इतनी देर से उसे ठंडा करने को काफ़ी थी। पुनट खोलकर तफसीली जायज़ा और ज़रूरी इलाज मुआवजा करके वो वापस गाड़ी में आ गया। अब स्टार्ट कीजिए, उसने चाबी दाऊद को थमाकर कहा। गाड़ी सचमुच स्टार्ट हो गई थी। पहले नहीं बता सकते थे कि इंजन गर्म है, दाऊद ने घूर कर कहा। फिर शरारत से हंस दिया। ज़ैनब भी हंस पड़ी थी। थोड़ी सी देर बाद ही हंसता मुस्कुराता काफिला पिज़्ज़ा हट पहुंच गया था। असफंद और शहरयार मिलकर ऊंची आवाज़ में गा रहे थे, ये बिल आपका हुआ, ये बिल आपका हुआ। खुशी बांदी बने उनके आगे खड़ी थी। यही किस्मत का खेल है, कभी आंसू, कभी हंसी, कभी तारीकी, कभी उजाला। यही ज़िंदगी के असूल हैं। जो पहिए के नीचे आता है वो कभी पहिए के ऊपर भी होता है। यही ज़िस्त के खेल हैं। ज़िंदगी को दवाम है, इंसान को नहीं। इसीलिए लोग मर जाते हैं, ज़िंदगी जिंदा रहती है। और भाई ये खूबसूरत नावल यकीनन आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को मैंने आप लोगों को ये नावल सुनाया। और इस नावल के थ्रू मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बहुत जल्द मैं एक और चैनल मेरी ऐनक गिर रही थी, एक और चैनल स्टार्ट करूँगी, तो ब्लॉगिंग का चैनल। उसमें पता नहीं मैं क्या करूँगी, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ये है कि मैं शक्ल नहीं दिखा सकती अपनी, लेकिन वैसे मैं व्लॉगिंग किया करूँगी। और तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। मैं जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे पहले मैं ऐसे करूँगी कि कुछ व्लॉग्स डाल दूँगी, ताकि अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो कुछ तो देखने को आप लोगों को मिलेगा ना। तो लिंक मैं आप लोगों को अगली किसी भी वीडियो में दे दूँगी। वैसे भी मैं आजकल लॉन्ग नावल नहीं पढ़ रही हूँ, लॉन्ग नावल मैं दूसरे ही चैनल्स पर पढ़ रही हूँ और उधर ही आप लोगों को प्रोवाइड किया करूँगी। बुक्स फॉरएवर चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर भी मैं इंशाल्लाह जल्दी नावल दूँगी। इधर यार बस ये लॉन्ग नावल में टाइम इतना ज़्यादा गुजर जाता है कि और रिकॉर्डिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो ये नावल अच्छा था, मुझे पसंद आया और यकीनन आप लोगों को भी आया होगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।